आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो क्या आपको शादी पे भरोसा है अभी? जुडिशरी में क्यों ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है? क्यों उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राइट क्यों नहीं दे सकते हो आप? क्यों बच्चे की राइट के विजिटेशन मांगने के लिए आप जो है उस चीज को वो कर देते हो? क्यों रजनीश वर्सेस नेहा में अगर लड़की गलत पिटीशन फाइल करती है तो क्यों एक्शंस नहीं होते हैं? क्यों लड़की अगर फॉल्स केसेस लगा के विड्रॉ कर लेती है तो क्यों उसके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया जाता है? क्यों रीता कौशिक अभी तक जज बैठी हुई है और वहाँ कार्यरत है? क्यों यशवंत वर्मा अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में है? 3 बहुत लैंडमार्क डिसीजंस मांग रहे हो इस टाइम पे। आपने खुद बोला है कि लड़के लड़कों को सपोर्ट नहीं करते और लड़की के साथ कुछ होता है तो जंतर मंतर पे और इंडिया गेट पे कैंडल्स लेके मार्च होती है। आप खुद एक चीज को लीड कर रहे हो और 3 लैंडमार्क डिसीजंस आप मांग रहे हो। इतने बड़े देश में वो चेंज होने चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रही है या आप अकेला फील कर रहे हो खुद ही? मैं अपने भाई के लिए और भी मेरे जितने भाई हैं जो भाई जैसे ग्रसित है इस 498A और फॉल्स केसेस के लिए, तो मैं उनके लिए भी फाइट कर रहा हूँ। अतुल सुभाष जी के सुसाइड केस या फिर उनके सैक्रिफाइस केस के बारे में हम सब ने सुना है। आज के पॉडकास्ट में हमने विकास मोदी जी के साथ उनकी मूवमेंट के बारे में समझा है और ये समझा है कि वो क्या नई चीजें और देख रहे हैं ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। ऐसी चीजें जो मीडिया में हाईलाइट नहीं होती लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए। एक इक्वल सोसाइटी को बनाने के लिए किन लॉज को वापस से चेंज करने की जरूरत है, कैसी कैसी अमेंडमेंट्स की जरूरत है और विकास मोदी जी क्या चीजें डिमांड कर रहे हैं एक बेटर सोसाइटी के लिए। With a very heavy heart, we have discussed all these issues in depth with the family. आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, see you in the podcast. विकास जी, अतुल जी का जो वीडियो था वो हम सब ने देखा है। आपने भी कुछ वीडियोस में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आप अभी जंतर मंतर पे कुछ डिमांड्स कर रहे हो। आप प्लीज़ पहले बताओ कि वो डिमांड्स क्या हैं आपकी? मैडम, जैसा कि आप जानते हो कि जंतर मंतर पे हम डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहला जो डिमांड है हमारा वो है जेंडर न्यूट्रल लॉ। अगर जेंडर न्यूट्रल लॉ अगर हमारे देश में बन जाता है तो फिर हमें कोई मेन कमीशन नहीं चाहिए। मैं 3 चीज़ों की डिमांड के लिए गया हूँ। पहला जो डिमांड है मेरा वो है जेंडर न्यूट्रल लॉ। सेकेंड जो डिमांड है हमारा कि जो करप्शन है जुडिशरी में वो ख़त्म हो। और तीसरा डिमांड है हमारा मेन कमीशन। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 2 चीज़ों पे काम करें तो तीसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पहला चीज़ है जेंडर न्यूट्रल लॉ, वो जेंडर न्यूट्रल लॉ अगर बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि आगे जुडिशरी को जो डिसाइड करने में, केस डिसाइड करने में अगर हमारे पास लॉ रहेगा तो हम फाइट कर सकते हैं। जुडिशरी में अगर करप्शन ख़त्म हो जाए कि लड़का अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो नीचे से लेके ऊपर तक, पुलिस वालों से लेके और जुडिशरी तक, ये जो सिस्टम जो बना हुआ है घूस का, वो ख़त्म हो जाए अगर, तो मुझे लगता है कि मेन कमीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा जो डिमांड है वो मेन कमीशन, जैसे कि आप देखे होंगे कि मछली पालन, पशु पालन, पता नहीं क्या क्या चीज़ों के लिए जो है वो कमीशन बने हुए हैं, लेकिन हमारे पुरुषों के लिए कोई कमीशन नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये तीन डिमांड्स के लिए हमने जंतर मंतर पे ये चीज़ें की थी, सो दैट कि एक बड़े बड़े मतलब मुझे लगता है 50% जो जनता है मेन की, उसमें मुझे लगता है एक अच्छे खासे परसेंटेज में लोग जो हैं वो इस जो जेंडर बायस्ड लॉ है इसमें घिरे हुए हैं और इसके वजह से वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उनकी उनकी लाइफ कुछ बचती नहीं है इसके बाद। तो हम ये 3 चीज़ों की डिमांड के लिए जो है वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए थे। मैं ना रिवर्स चलती हूँ एक बार आपकी तीनों डिमांड्स में। मेन कमीशन की जो आप डिमांड कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि पहले की 2 डिमांड्स अगर हो जाती हैं पूरी तो मेन कमीशन की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ वुमेन कमीशन, है ना, स्टेट लेवल पे भी हैं। जी। पर वो उसका ना एडवाइजरी रोल है और जेन्युइनली स्पीकिंग वुमेन कमीशन भी इतनी एक्टिव नहीं है। तो मेन कमीशन भी अगर आ गया तो इतना क्या बेनिफिट होगा? मैडम, अगर वुमेन को अगर पुलिस स्टेशन पे जाके अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उस केस में आप वुमेन कमीशन जाती हैं। वुमेन कमीशन जाने के बाद जो है वहाँ से आप पुलिस स्टेशन से जाके सारी चीज़ें करवा सकते हो। वो एक एडवाइजरी जारी कर देती हैं और वो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं पुलिस वालों के ऊपर। पुलिस वाले के ऊपर उनको पता है कि ये चीज़ें फेक है, इसके बावजूद भी उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक सिर्फ महिला है। और जो आपकी पहली 2 डिमांड्स हैं कि जेंडर न्यूट्रल लॉ, तो जेंडर न्यूट्रल लॉ से थोड़ा सा आप प्लीज़ एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं?
मैडम जेंडर न्यूट्रल लॉ, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो हमारा एक्ट है, इसमें कोई भी लड़के के पास पावर नहीं है कि वो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो, इसके खिलाफ वो केस कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। क्यों ऐसा? हमारे, आप इंडिया से बाहर निकलिए, आप फॉरेन में जाइए तो वहाँ जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों में राइट जो है वो लड़कों को भी दिया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं और बाकी जो रूलिंग गवर्नमेंट हैं उनके हिसाब से ये जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर होता है। लेकिन आज के टाइम पे, जब से मेरे भाई के जाने के बाद जो है, अगर आप देखे होंगे तो ये केसेस सेम ट्रेंड से ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी रिसेंट केस अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान का ही केस है, जिसमें एक डॉक्टर हैं, सुमित मित्तल या मित्तल साहब हैं, वो एक मनोवैज्ञानिक के ही डॉक्टर हैं, जो हर रोज़ ये इन्हीं टाइप के पेशेंट्स को देख रहे होते हैं कि जिनके दिमाग से कुछ दिक्कतें हैं या कुछ चीज़ें हैं। वो उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, सिर्फ और रीज़न डाला उन्होंने उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की फैमिली और फॉल्स केसेस। तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति, इतने बड़े-बड़े लोग, जितने जितने बड़े लोग हैं, उनके साथ किस तरह से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। सिर्फ़ एलिमनी माँग के, सिर्फ़ उनको कोर्ट के चक्कर कटवा के और सिर्फ़ ये फॉल्स केसेस लगा के। और ये सारे के सारे केसेस अगर आप देखोगे पैकेज ऑफ केसेस हैं। ये पैकेज जो है वो पूरा का पूरा केस चलता है और पैकेज से पूरा जुडिशरी से लेके पुलिस वालों से लेके जुडिशरी तक सारे के सारे जो हैं वो करप्शन में दबे हुए हैं और पुलिस वाले से लेके सब लोग घूस खाते हैं और उसके बाद ही टॉर्चर किया जाता है मेन को सिर्फ, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। आप आरटीआई का डाटा देखोगे, जिसमें अभी रिसेंट डाटा अगर देखोगे आप, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि 96% केसेस जो हैं वो फॉल्स हैं रेप के। तो रेप के केसेस जो फॉल्स हैं, जो 96% अगेंस्ट मेन है, तो मेन के पास में कोई राइट है क्या कि उसे वो बच के निकल जाए? अगर आपके पास रेप का केस सिर्फ बोल देने से आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है और उसके बाद आपको तुरंत पुलिस आके आपको गिरफ्तार करके आपको लेके जाती है, जेल में रखती है। उसके बाद आपको बेल भी नहीं मिलेगा। ऐसा मेडिकल चेकअप भी नहीं होता, सीधा गिरफ्तार। आप ये समझिए, जुडिशरी, अगर आप देखोगे बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जिसमें जुडिशरी को ये बोला जाता है कि आप हमारा जो है वो एमएलसी करवा लो या कुछ करवा लो। सीधा सीधा कोर्ट कहती है कि हमें जी नहीं करवाना है, लड़की का हमें वो नहीं करवाना है, चेकअप नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है? क्योंकि वो महिला है। क्योंकि ये जेंडर बायसनेस जो है वो जुडिशरी के माइंडसेट में भी घुस गया है और जुडिशरी में जज जो बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो ये देखते हैं कि महिला ही विक्टिम है। तो जब तक ये इस देश में इन सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं होगा या कैसे होगा, ये जब तक मुझे लगता है कि कई बार कि इन लोगों से काम नहीं हो रहा है तो हमें ही सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम ही क्योंकि निर्भया का केस आपने देखा होगा। निर्भया के केस में ये सारी चीज़ें होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोग सड़क पे उतर के आ गए थे, तो जुडिशरी से लेके सबको चेंज होना पड़ा था, कानून भी चेंज हुए थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इस देश में, हमारे देश में दिक्कत क्या है कि लड़के लड़के का साथ नहीं देते हैं। अगर महिलाओं को कुछ हो जाता है तो सड़कों पे इतने लोग निकल के आते हैं, लेकिन हमारे देश में लड़के को कुछ हो जाए तो भी वो ये समझते हैं कि लड़के की ही कुछ गलती होगी या कुछ ऐसा होगा। जबकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि लड़कों के साथ सपोर्ट में आना चाहिए लोगों को। सोसाइटी को माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा लगता है वो एक बार अगर लड़के के ऊपर फॉल्स केसेस हो जाते हैं तो आप ये समझिए कि वो बेचारा एकदम अलग हो जाता है ना। तो उसके जो है रिलेटिव जो भी हैं वो भी उनसे अलग हो जाते हैं। उनको डर लगता है हमारे ऊपर केसेस हो जाएंगे, वो भी फंसने के डर की वजह से वो अलग हो जाते हैं। तो एक लड़का जो है वो एक अकेले ज़िंदगी जीता है, खाना भी खाता है तो अकेले खाता है, कोई उसके दोस्त साथ नहीं होते हैं। मतलब आप ये समझो कि बिल्कुल अकेला हो जाता है वो। जुडिशरी उसके सपोर्ट में नहीं आती, सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी वो ये मानती है कि कल्प्रिट जो है वो यही लड़का है। क्यों ऐसा है ये पता नहीं। तो ये चेंज होना कैसे है, ये मुझे लगता है, मुझे जो अभी तक मैं इतने दिनों में एनालिसिस किया हूँ, मुझे लगता है कि जब तक इस देश में लोग सड़क पे उतर के नहीं आएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इतने केसेस हो गए, इसके बावजूद भी महिलाओं और बहनों के अलावा कुछ हमारे देश के जो रूलिंग पार्टीज़ हैं
वो महिलाओं और बहनों के आगे बढ़ ही नहीं रहे। उनको सिर्फ लगता है कि महिलाओं का वोट बैंक ही उनका वोट बैंक है। और जो आपकी दूसरी डिमांड है कि जुडिशरी से करप्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, तो वो आप क्या चेंजेस चाह रहे हो कि क्या चेंजेस आपको लगता है हो जाएं तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी? मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने भाई के केस में बताता हूँ। मेरे भाई ने उस वीडियो में सब लोगों ने देखा कि रीता कौशिक जो है वो 5 लाख रुपए का डिमांड करती है। तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए का डिमांड मेरे भाई से नहीं करती है। आप ये समझो कि 3 करोड़ रुपए का जो एल्यूमनी का डिमांड था उस महिला का, उस 3 करोड़ रुपए में उनका भी एक कट होगा। वो 3 करोड़ रुपए खाली उसका नहीं होगा, उस 3 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए शायद उनका भी कट होगा। तो ये 5 करोड़ रुपए का जो डिमांड है, और वो जो पेशकार माधव है वो हर किसी से 50 रुपए से लेकर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक लेता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो हमारे देश की एक एजेंसी है, हमारे ही टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है, वो क्यों कोर्ट रूम जाके इस चीज़ को क्यों नहीं देखते हैं? या वहाँ पे लोगों को जितने लोग हैं जो वहाँ पे विक्टिम है, क्यों वहाँ पे जाके वो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? इतना बड़ा केस हुआ, इसके बावजूद भी एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कभी जौनपुर कोर्ट पे गई, वहाँ पे लोगों से बात करी? क्यों नहीं बात करी? उसके केस में रीता कौशिक आज के डेट में भी वो कार्यरत है। उनके ऊपर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हमें जहाँ तक पता चला वो ये पता चला कि इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। पता नहीं इंटरनल इंक्वायरी कब तक चलेगी और उसके क्या रिजल्ट आएंगे, ये हमें नहीं पता। आपको बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं, कुछ भी नहीं फैमिली पता को? हमें, और उनके ऊपर क्या चल रहा है ये भी नहीं पता। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हो जज के खिलाफ। क्यों नहीं दर्ज कर सकते हो? क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है वो, जो रीता कौशिक के ऊपर एफआईआर अगर आप दर्ज कर दोगे तो उसके ऊपर वाले कोर्ट के पास सबसे पहले पुलिस वाले को परमिशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप उनके पास भी नहीं जा सकते हो। तो ऊपर वाले जो जज साहब हैं, वो आप कभी सुने हो कि जजेज को कभी जेल हुआ हो? आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। रिसेंट केस आपको बताता हूँ, यशवंत वर्मा के घर से इतने बड़े कैश प्राइज मिले, लेकिन आप ये समझिए कि इतने बड़े कैश मिलने के बावजूद भी यशवंत वर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ क्या? नहीं हुआ दर्ज। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको एक अलग प्रोटेक्शन दिया गया। पता नहीं क्यों प्रोटेक्शन दिया गया। क्या वो भगवान अपने आप को ट्रीट करते हैं, या इस देश में वो एक अलग ही पूरा फैमिली अलग कर दिया गया है कि ये भाई साहब कभी करप्ट हो ही नहीं सकते, ये लोग जो हैं वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, ऐसा उनको बना दिया गया है। तो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, धनखड़ साहब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन किया यशवंत वर्मा के ऊपर। तो अब तक क्यों नहीं उनके ऊपर कुछ हुआ? वो इंटरनल इंक्वायरी भी हो गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट में उनको गिल्टी पाया गया। तो न्यूज़ में ये आया था कि गिल्टी पाने के बावजूद उनको कहा गया कि अपना इस्तीफा दे दो, रेजिग्नेशन दे दो, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर ये मुद्दा डाल दिया गया। तो प्रेसिडेंट तो सर्वे सर्वा है, अब वो देखते हैं कि क्या करती हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ आया नहीं यशवंत वर्मा के खिलाफ। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा ये चेन है। और मेरे भाई ने एक जो प्रेसिडेंट को मेल किया है, उसमें उसने लिखा है कि जुडिशियल डिक्टेटरशिप जो है वो कुछ सालों बाद जो है वो इंडिया का हो जाना है, अगर इस तरह से चीज़ें चलती रही। तो अगर इस चीज़ को रोकथाम नहीं किया गया तो ये जुडिशरी जो है वो जुडिशियल डिक्टेटरशिप हो जाएगी। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट को टाइमलाइन फिक्स करने के लिए दे दिया गया था कि आप इतने दिनों के अंदर आप एक किसी भी बिल को पास करना होगा आपको, अदरवाइज वो मान लिया जाएगा कि ये लॉ बन गया उस स्टेट में। आप ये समझिए 6 करोड़ केसेस जो हैं आज के डेट में केसेस पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में, और सारे एक्ट में टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि इतने टाइम में आपको जजमेंट देने हैं। तो क्यों 6 करोड़ केसेस के पेंडिंग केसेस चल रहे हैं? उसमें से भी ये भी एक जस्टिस ने ही, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये बताया था कि 15 to 20% केसेस जो हैं वो 20-20 साल से ऊपर पुराने हैं। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जो कहा गया है, ये क्यों कहा गया है, इसका ये बहुत जीता जाता उदाहरण है। आप किसी भी चीज़ को इतना लटका के चीज़ों को करते रहिएगा तो उस आप ये देखिएगा, अब एक रिसेंट और एक न्यूज़ आया जिसमें 45 साल के बाद, 45 ईयर्स जेल में रहने के बाद एक बंदे को रिहा कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये गिल्टी नहीं है। तो उस 45 ईयर्स का अकाउंटेबल कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेज हैं या बाकी और जजेज हैं? उसको हत्या के उसमें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको जेल दे दिया गया था। 45 साल के बाद जो है वो रिहाई हुई थी। तो इसका अकाउंटेबल कौन है? क्यों किसी के ऊपर, किसी जज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की जाएगी?
आप स्यू मोटो जो है वो एक्शन हर चीज़ में ले लेते हो। तो किसी भी एक जज थे जिनके खिलाफ जो है कोई केसेस हुए थे, सिटिंग जज थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो एक्शन लेके उस चीज़ को कह दी कि ये जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती इनको। लोकायुक्त एक्ट के अंदर में उनको बताया गया था कि ये जो है गिल्टी हैं, उस पर उनको गिरफ्तारी की बातें हुई थी, तो उस पर स्यू मोटो एक्शन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप ये समझिए कि कैसे एक नेक्सस चल रहा है इस चीज़ में कि जजेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है एक दूसरे को, ये एक पूरा नेक्सस चल रहा है। इस नेक्सस को कैसे दूर किया जाएगा ये मुझे नहीं पता। इस पे तो मुझे लगता है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कुछ कर सकती है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी आर्टिकल को चेंज करना हो या किसी भी चीज़ों को चेंज करना हो। लेकिन अगर ये चीज़ें चेंज नहीं हुई तो जो मेरे भाई ने कहा है कि जुडिशल डिक्टेटरशिप, वो आगे इंडिया जो है वो इस चीज़ को फेस करेगा कि जुडिशरी जो है वो ओवर रूल कर रही होगी सारी चीज़ों में। आप ना 3 बहुत लैंडमार्क डिसीजंस मांग रहे हो इस टाइम पे। तो आपने खुद बोला है कि लड़के लड़कों को सपोर्ट नहीं करते और लड़की के साथ कुछ होता है तो जंतर मंतर पे इंडिया गेट पे कैंडल्स लेके मार्च होती है। अभी आप खुद एक चीज़ को लीड कर रहे हो और 3 लैंडमार्क डिसीजंस आप मांग रहे हो कि इतने बड़े देश में वो चेंज होने चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रही है या आप अकेला फील कर रहे हो खुद ही? मैम, मुझे मेरे भाई के इंसाफ के लिए मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठना हो, अकेले जाके बैठना हो, तो मेरा डेडिकेशन उस लेवल पे है। तो मुझे नहीं पता कि लोग साथ आएँ या ना आएँ। मेरे लिए अब मेरा भाई तो चला गया, मुझे जुडिशरी से फाइट करनी है अगर जस्टिस दिलाना है तो। लेकिन मैं अपने भाई के लिए और भी मेरे जितने भाई हैं जो भाई जैसे ग्रसित है इस 498A और फॉल्स केसेस के लिए, तो मैं उनके लिए भी फाइट कर रहा हूँ। मेरे भाई के जाने के बाद इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर फाइट ना करूं तो मेरे केसेस को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, उनको लगता है कि शायद मेरे केस में कुछ होगा तो शायद उनके केस में भी कुछ होगा। तो मुझे फाइट करना है, मुझे सिर्फ जुडिशरी से फाइट नहीं करना है, मुझे सिर्फ जाके अपने केसेस को फाइट नहीं करना है कि मुझे अपने केसेस को फाइट करना है, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंसेस अवेलेबल है। तो अगर एविडेंसेस अवेलेबल हैं मेरे पास, तो मुझे लगता है कि शायद जुडिशरी अगर ठीक होगी, और जैसे करप्शन आपको मैंने बताया, अगर उस तर्ज पे ना डिसीजन दिया जाए, तो मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं और सारे एविडेंसेस मेरे भाई के पास भी थे, उसने प्रोड्यूस भी किए थे, उसके बावजूद भी उसकी नहीं सुनी जा रही थी क्योंकि यहाँ पे करप्शन का एक मामला इन्वॉल्व था। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो फाइट वो आपके लिए अब छोड़ के गए हैं, जो आप लड़ रहे हो अभी उनके बिहाफ पे और बाकी लड़कों के बिहाफ पे जिनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो कि लड़ते रहो, हम लड़ रहे हैं, ठीक है? टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। दूसरा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड लड़ाई कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, क्या सॉल्यूशन मिलेगा? आप हाईएस्ट पावर सर्कल जो है उसके नेक्सस के साथ एक लड़ाई अब लड़ना शुरू किया है आपने, जो एक डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे हिसाब से। बहुत पावरफुल है ये पूरा नेक्सस। तो और जैसे कि आपने बोला एक भी जज को छेड़ने नहीं देता है, प्रोटेक्शन सारे करते हैं एक दूसरे की। तो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फाइट होती है कि इसका मैं सॉल्यूशन निकाल के रहूँगा। वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको सफिशिएंट सपोर्ट मिल रही है ये लड़ाई करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए? मैडम, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन लाने के लिए लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। उतर रहे हैं आपके साथ में? मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग सब आंख बंद करके सपोर्ट में हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने जो वीडियो देखा है, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, इवन मीडिया जो देखी है, एविडेंसेस जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, उसके बावजूद सबको ऐसा लगता है कि हमने गलती नहीं करी है। जो भी पार्ट है वो जुडिशरी का पार्ट है और उस महिला और उनकी फैमिली का पार्ट है। जो चीज़ें उसके बाद हुई हैं, मेरे ब्रदर के बाद हुई हैं, वो सब लोग देख रहे हैं और मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। तो मैं ये सिर्फ अपने ऊपर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 1 साल से 2 साल रुक जाइए, आप ये देखिएगा कि लोग जो है ना इस केस में और फंसते चले जाएंगे, बिकॉज हमारे देश में जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। तो ये जो ना आप देखे होंगे कि आजकल तो ऐसा वकील, ऐसे पुलिस वाले, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे जो महिलाएं हैं, ये 4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे रेप केसेस या जो भी चीज़ें हैं
ये चारों लोग मिलके केस में फंसाते हैं लड़कों को और लड़के से पैसे लेते हैं। तो ये राजस्थान के केस में ही ऐसा कुछ हुआ था कि जिसमें वकील, वो लड़की और डॉक्टर, ये सब लोग मिलके केस किए थे फॉर रेप केसेस, और ये लोगों का ग्रुप पकड़ा गया था। तो आप ये समझिए कि ये जो इन लोगों का ग्रुप है, तो ये आगे 1 साल 2 साल के अंदर और भी बढ़ता जाएगा, और भी ज़्यादा जो मेन हैं, कम्युनिटी है मेन की, वो और भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप ये समझिए जब ये और ज़्यादा बढ़ेगा केसेस, और जुडिशरी उसमें सपोर्ट करेगी महिलाओं का, तो लोग क्या करेंगे? लोग इस पे मैदान में उतरेंगे, उनको समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। सिर्फ एक चीज़ के लिए आप अपने 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 राइट को बचाने के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक को बचाने के लिए आप कानून में चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी भी माँ है, तो मेरी माँ जो है वो भी एक महिला ही है। वो महिला जो है, वो महिला वोट बैंक जो आप कर रहे हो ना, वो महिला वोट बैंक जो लड़के की माँ होगी ना, वो कभी नहीं देगी, या लड़के की जो बहन होगी ना, वो कभी वोट देने नहीं जाएगी। तो ये महिला बैंक जो, ये महिला वोट बैंक का जो ये एजेंडा चला रहे हो आप, तो ये एजेंडा जो है ना कभी तो जाके ख़त्म होगा। मैं एज ए फैमिली में, मेरी मदर तो कभी जाके वोट नहीं देगी आपको। मेरी जो कज़न्स होंगी, जो सिस्टर्स हैं, वो जाके नहीं देंगी। मेरी कोई फ्रेंड्स होंगी, वो जाके नहीं देंगी वोट। जो मेरी चीज़ें सुन रहे होंगी आप जैसे, वो उनको भी पता चल रहा होगा कि ये क्या नेक्सस चल रहा है। तो जब लोगों से जुड़ूंगा, या लोगों से जब चीज़ें पता चलेंगी, आपसे 10 लोगों को पता चलेगा, 20 लोगों को पता चलेगा, तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। और जब चीज़ें पता चलती है तो ये एक बड़े लेवल पे मूवमेंट हो जाएगा, और जब मूवमेंट होगा तो ये सरकार भी हिलती है मूवमेंट से, और ये देश की जुडिशरी भी हिलती है मूवमेंट से। तो मेरा जो फाइट है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मुझे ये फाइट ये भी है कि मैं लोगों से जाके जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं, उनसे भी इस चीज़ों के बारे में बोलूं, पढ़ें, वो इस चीज़ों को जाने। जो रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं उनको जाने। अभी रिसेंटली एक मुंबई में जजमेंट आया, जिसमें एक महिला जो है उसको 5 लाख रुपए का मेंटेनेंस दिया गया था 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स। क्योंकि लड़के की फैमिली जो है वो करोड़पति है, इसलिए उसका मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये कहाँ तक जायज़ है? लड़का अगर कमा रहा है तो वो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए कमा रहा है, या उसके ऊपर और भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसके पेरेंट्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने में सारे दर्द भूल के वो पढ़ाते हैं अपने बेटे को। उसको कि मेरे जैसा काम नहीं करना, उसको बहुत आगे बढ़ना है। मैं अपने फादर के केस में बताऊं तो मेरे फादर सुबह शाम, मतलब उन्होंने दिन नहीं देखा है और रात नहीं देखा है पढ़ाने में हम दोनों भाइयों को। और हम दोनों भाइयों ने भी जितनी मेहनत करी है पढ़ाई करने में, वो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली लोग करते हैं। क्योंकि एक 34 इयर्स का एक लड़का जो वर्ल्ड के टॉप 25 में से एक एआई इंजीनियर था, वर्ल्ड के टॉप 25 में लोगों में से। तो आप ये समझ सकते हो कि 34 साल की उम्र में वर्ल्ड के 25 टीम में से एक बंदा जो एआई अभी लोग जान रहे हैं, उसमें वो एक एआई का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मुझे ना मेरे फादर की एक बात अभी ध्यान आ गई है। मेरे फादर बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ना सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो इंसान खुद चालाकियाँ नहीं करता ना, वो उसको ऐसे लगता है कि दूसरे भी नहीं करते, और वो दूसरों को लेवरेज देता रहता है उनकी बुराइयों के ऊपर भी, कि नहीं सुधर जाएगा, क्या है, छोड़ो। आपको लगता है कि अतुल जी के केस में ऐसा हुआ है? वो शायद शुरू से ही अपनी वाइफ को पहचान तो चुके थे, लेकिन वो लेवरेज दे रहे थे कि हाँ शादी चल जाए। मैडम, लड़कों के साथ क्या होता है ना कि एक बार शादी हो गई ना आप, तो अपनी जो भी दिक्कतें होती हैं वाइफ के साथ, आप शेयर किसी से नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा सोशल स्टेटस ऐसा बना हुआ है लोगों का कि जहाँ पे अगर कोई भी परेशानी हो आपके साथ, आपकी मैरिज लाइफ में, तो आप अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स को भी शेयर नहीं कर सकते हो, नहीं करते लड़के। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप फादर्स आपको बता रहे होंगे, तो वो भी अपनी बातें जो हैं अपने बेटे को नहीं बताते होंगे, या अपने फादर को नहीं बताते होंगे। डिस्कस नहीं वो करते। डिस्कस नहीं करते हैं नॉर्मली, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे आपस की बात है। लेकिन आप सेम अगर
अपोजिट चलिए, जिसमें वाइफ को अगर अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहला कॉल जो होगा उसकी माँ को कॉल करेगी, अपने सब जगह डिस्कस करते सारे हैं जगह कि- डिस्कस करेगी। और आजकल की जो माँ है वो ये कहती हैं कि तुझे तो आज ही छोड़ देना चाहिए, तुझे आज ही डिवोर्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और वापस बुला लेती हैं अपनी अपनी बेटी को। सेम मेरे केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो आजकल की जो माँ है, जो अपनी बेटी को इस तरह से सोचती हैं, इस तरह से अपने बेटी को जो है वो मतलब आचरण दे रही हैं कि इस तरह से करना चाहिए, उससे उनको पता नहीं क्या फ़ायदा होता है। और फ़ायदा यही होता है कि आप एल्यूमनी एक अच्छा खासा डिमांड कर सकते हैं, एक अच्छा खासा जो है लड़के से शादी करवा के आप उसे डिमांड कीजिए जितना मर्जी उतना, और जुडिशरी आपको सपोर्ट करता है, लॉ आपको सपोर्ट करता है। आपको पता है, मैं 2-3 ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिनके डिवोर्सेस हुए हैं। जेन्युइनली परेशान थी वो अपनी शादियों में, और वो लड़कियां परेशान थी, और उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया और वो निकल गई उन शादियों में से। तो आप ये समझिए ना कि जो एक्चुअल परेशान है, तो आरटीआई का डाटा हमारे पास है जिसमें 95% केसेस जो हैं वो फॉल्स हैं। तो 5% केसेस जो ओरिजिनल है ना, वो वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचती ही नहीं है। वो कहती हैं कि जितना मेरा बनता है आप मुझे दे दो, मुझे कोई केस कचहरी के केस में नहीं पड़ते, और मुझे ये दे के ख़त्म करो, हमारी चीज़ें झंझट ख़त्म करो। तो नॉर्मली वही होता है। अब इसमें आप, अगर मैं आपको बताऊं, तो आप ये बताओ कि सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बनाया गया है? हिंदुओं को सिर्फ टारगेट क्यों किया गया है? हमारी शादी होती है जिसमें पंडित आते हैं, पंडित आके 7 फेरे लगवा दिए और शादी हो गई। वहाँ पे तो जुडिशरी नहीं आती है, शादी करवाने में तो नहीं आई जुडिशरी, लेकिन डिवोर्स में जुडिशरी क्यों आ गई? हमें भी पंडित जो है वो वापस 7 फेरे ले लेने चाहिए, तो डिवोर्स हो जाता हमारा। वहाँ पे जुडिशरी आके क्यों, यहाँ पे क्यों कानून जो है वो बनाया गया सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट? मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों नहीं है? सिख मैरिज एक्ट क्यों नहीं है? क्यों हिंदुओं को टारगेट किया गया है? ये मैं रूलिंग पार्टी से आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ कि क्यों हिंदू मैरिज एक्ट को टारगेट किया गया है? क्यों हिंदुओं को सिर्फ टारगेट कर दिया गया है? मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं पॉलिसी मेकिंग में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये जितने भी लॉज बने हैं ना लड़कियों के लिए, और जो जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है हमारी कंट्री में, ये एक टाइम पे ऐसा था कि जेन्युइनली लड़कियां परेशान होती थी, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये लॉज बनाए जाते थे। और जो लॉज बनाए जाते हैं ना, हमारा इतना बड़ा एक कंट्री है, हमारे इतने बड़े कंट्री में जो लॉज बनते हैं उसका प्रोसीजर एक ऐसा होता है कि मैक्रो लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे जो प्रॉब्लम जेन्युइन होती है उसके लिए लॉ बनाया जाता है। तो जब तक लड़के इकट्ठे होके आगे नहीं आएंगे और वो नहीं दिखाएंगे कि लड़कों की प्रॉब्लम भी मैक्रो लेवल पे है, इसके लिए लॉ बनाया जाए, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, तब तक लड़कों के लिए लॉज नहीं बनेंगे। लड़कियां क्योंकि उनकी फैमिलीज आगे आई, या फिर मीडिया में दिखाया गया कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, रिपीटेडली दिखाया गया न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पे, कि इस लड़की के साथ दहेज के लिए ये हुआ है, जो होती थी पहले चीज़ें, अब कम हो गई हैं, पहले बहुत होती थी। उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लॉज बनाए गए थे, और वही लॉज अब पढ़ी लिखी लड़कियां शायद गलत यूज़ कर रही हैं। जो जेन्युइनली परेशान है वो, उनको पता ही नहीं है करना क्या है उन लॉज का। मैडम, आप ये बोल रहे हो कि मैक्रो लेवल पे चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का डाटा हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 95 से 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस आ रहे हैं, 498A और इन सब चीज़ों के? तो क्या ये डेटा नहीं है उनके पास? या एनसीआरबी का डेटा नहीं है जिसमें मेन के सुसाइड के रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा है आफ्टर मैरिज? क्या ये गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है? ये एनसीआरबी का डाटा तो गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है। मेन को इकट्ठा होके उसी डेटा को हाईलाइट कराना पड़ेगा। मैडम, ये चीज़ तो अब हो रही है, इसके बावजूद भी ये सारे डेटा तो उनके पास हैं, लेकिन ये मेन को कराने की क्यों ज़रूरत है जब गवर्नमेंट के पास इन हाउस डेटा अवेलेबल है? आपको पता है, जबकि ऐसा अगर कुछ होता, आपके पास डेटा नहीं होता, तो मुझे समझ में आता कि मुझे हाईलाइट कराने की ज़रूरत है। जब आपके पास खुद का एक डेटा है, खुद का आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो, एनसीआरबी का डेटा मैं थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से डेटा आ रही है कि एनसीआरबी का डेटा जो है उसमें सुसाइड रेशियो इतने हैं, सुप्रीम कोर्ट का डेटा आपके पास है। तो अब मेन आप समझो, मैं आप मानता हूँ कि आप मेन के केस में अगर आप देखोगे तो आरजी कर केस हुआ था कोलकाता में, जिसमें एक डॉक्टर का रेप हुआ था, उसमें मेन सबसे ज़्यादा खड़े हुए थे आगे आगे, और उसका जो है वो डिसीजन भी आ गया, जो रेपिस्ट थे या जो भी थे उनको जो भी फैसला दिया गया है वो दिया गया है। इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक जो है वो केसेस की सुनवाई हो गई।
लेकिन हमारे देश यही के मैं आपको बोल रही हूँ, अगर इस ये जो लैंडमार्क डिसीजंस आप मांग रहे हो, इनको फास्ट ट्रैक कराने के लिए एक पूरा यूनिट लगना पड़ेगा, मेन का ही, विमेन भी सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। मैं आपका पॉडकास्ट कर रही हूँ अभी क्योंकि उस इस पर्टिकुलर इशू को लेके वी आर ऑल्सो कंसर्न्ड। आपने कई सारी चीज़ें ऑफ कैमरा हमें पॉडकास्ट से पहले कई केसेस दिखाए जो देख के हम हैरान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है देश में, ये लड़कियां क्या कर रही हैं। तो जैसे मेन विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं उन मूवमेंट्स में, उसी तरह से अगर इन्हीं लैंडमार्क डिसीजंस को फास्ट ट्रैक कराना है, डेटा है लेकिन देयर आर सेवरल अदर इश्यूज, अगर उस डेटा पे हाईलाइट कराना है, उनकी नज़र डलवानी है और काम करवाना है, तो जो मूवमेंट आप कर रहे हो, आई थिंक इसमें लोगों को आपके साथ और ज़्यादा मात्रा में जुड़ना चाहिए सो दैट वो डेटा और ज़्यादा हाईलाइट हो और वो चीज़ फास्ट ट्रैक हो जो आप करना चाह रहे हो। बिल्कुल सही। और मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहा हूँ कि सो दैट कि हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों में। जो अभी अवेयरनेस नहीं है, उस अवेयरनेस को थ्रू लॉ, जो अब रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं कोर्ट्स के, और जो ये जेंडर बायस्ड लॉ हैं, इनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। और अतुल सुभाष का केस सभी लोगों ने देखा है, पूरे देश ने ये देखा है, तो उनको लोगों को सबको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट इस चीज़ को कर रही है। आप देखे होंगे कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ मैं, एक्स डीजीपी कर्नाटका को उनकी वाइफ और उनकी बेटी ने मिलकर मार डाला। आप ये समझिए कि एक्स डीजीपी जैसे लोग सेफ नहीं है, तो एक आम इंसान की बात तो दूर की बात है। ब्लू ड्रम के केसेस सभी लोगों ने देखा था, मेरठ में जो ब्लू ड्रम का केस हुआ था जिसमें काट के फेंक दिया गया था। तो अब तो सुसाइड तो छोड़ो, आप कि लड़के सुसाइड करें, अब तो लड़कियां मारने पे उतर के आ गई हैं। तो अब बच्चे को मारे आप देखो, मतलब और भी रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जिसमें आपको एक बताता हूँ अभी रिसेंट केसेस, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की लड़की थी और जो लड़का था वो मर्चेंट नेवी का था। उसमें 5 करोड़ रुपए उस बच्चे से मिलने के लिए डिमांड किया जा रहा है, और एक BMW गाड़ी मांगी जा रही है। और जो लड़की थी वो सेकंड मैरिज थी, लड़का जो है वो फर्स्ट टाइम मैरिज था। लड़की की सेकंड मैरिज इसलिए हुई थी, रीज़न था ये कि उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी ड्यू टू वो भी एयरफोर्स में थे, तो कुछ ऐसा हुआ था दिक्कतें जिसमें वो उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। तो जो लड़की है वो सेकंड मैरिज की, तो सेकंड मैरिज करने के बाद जो लड़की, वो और उसके फैमिली वाले, ये लोग मिलके 5 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं उस लड़के से, बच्चे से मिलने के लिए। बच्चे से मिलने के लिए। अब आप समझिए कि ये देश में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, ये न्यूज़ तो हाईलाइट ही हो रही है ये चीज़ें। अगर कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में हाईलाइट हो रही है, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट तक भी पहुंच रही है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे पढ़ते होंगे, वो भी, उनको भी लगता होगा। क्या उनके पास ऐसा डेटा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें ये सारे केसेस के पॉपुलेशन बनाया जाए कि कितने केसेस ये केसेस ऐसे हो रहे हैं? ये सारा मैकेनिज्म उनके पास भी है, लेकिन ये वोट बैंक जो है महिलाओं का, ये जब तक ये चीज़ें हटेंगी नहीं लोगों के माइंडसेट से, इन लोगों के माइंडसेट से, तब तक शायद कुछ नहीं होगा। और ये हटाने के लिए मैं तो प्रयास जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बाकी जो जनता है वो भी इस चीज़ को देख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कितने साल और चलेगा, लेकिन कुछ टाइम तक के बाद तो ये इसका एंड होगा, और वो एंड का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप अतुल जी ने कभी भी आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? एक्चुअली मेरा एल्डर ब्रदर था, तो अब मैं कुछ चीज़ें अगर पूछता भी था तो वो खुद ही सारी चीज़ें हैंडल करता था, और ही इज़ कैपेबल इनफ कि वो सारी चीज़ें हैंडल कर ले। और मेरे फादर साहब और मेरे भैया, ये दोनों जब भी हियरिंग होती थी तब बात करते थे, समझते थे। मुझे तो इन केसेस के बारे में मेरे ब्रदर से पहले, मतलब जब वो केस फाइट कर रहा था तब तक भी मुझे इतने केसेस पता नहीं थे कि ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं या ऐसे हो सकते हैं। बट मुझे मेरे भाई के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या, मतलब ये जुडिशरी कैसी हो गई है, जुडिशरी जो है उनके पास से डिसीजंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं। और आप देखो जस्टिस ये चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अडल्ट्री को जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं किया, मतलब उन्होंने बोला है कि ये क्रिमिनलाइज है। आप ये समझो कि मेरी वाइफ किसी और के साथ रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के ऐसे ऐसे फैसले हैं जिसमें अगर लड़की
दूसरे लड़के के साथ उसके 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 मतलब आप समझो कि मेरी वाइफ है और वो किसी और के साथ जो है उसके साथ एक रिलेशन में आके उसके साथ एक बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे का भी मेंटेनेंस मुझे देना है। ये लॉ है? ये लॉ नहीं है, ये जजमेंट है। अच्छा जी। ये कोर्ट कब के है ये जजमेंट? रिसेंटली, ये सारे जजमेंट रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये कहा गया है जजमेंट में कि अगर दूसरे से भी बच्चा है तो उसका मेंटेनेंस भी जो करंट हस्बैंड है वो देगा। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? ये तो हमारी जुडिशरी बताएगी कि कहाँ का लॉजिक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए का मेंटेनेंस जो है वो 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये कहाँ का जजमेंट, किस तरह से हो 20 साल के बाद। तो मेरे भाई ने जैसे बताया कि मेरे ही पैसे को मेरे ही खिलाफ यूज किया जाएगा। तो आप ये समझो कि जो लॉ है हमारे देश में वो पहले तो फैमिली कोर्ट में चलता है। अगर मेरे भाई ने 3 करोड़ रुपए दे दिए होते तो वही वो 3 करोड़ रुपए को यूज करके वो हाई कोर्ट चली गई होती और वही हाई कोर्ट में वही 3 करोड़ रुपए से और 3 करोड़ रुपए से हम कम हो गए होते। तो हमारे पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ कम हो गए होते, उसके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया होता। तो 3 करोड़ रुपए के बाद वही 3 करोड़ रुपए वापस से मेरे ऊपर वही केसेस चल रहे होते। कहते हैं कि जो 3 करोड़ रुपए वो कम है हमारे लिए और इनके पास ज़्यादा वेल्थ है, तो आप इस केस को फिर से सुने। तो ये हाई कोर्ट केस चल रहा होता और वापस से हमें वही परेशानी झेलनी पड़ती, वही सारी चीज़ें होती। और वहाँ से भी कुछ केस में अगर मुझे और पैसे देने पड़ते तो मुझे देने पड़ते, क्योंकि मेरे भाई के केस में अगर आप देखे होंगे उस वीडियो में, तो बच्चे के नाम पे 40,000 रुपये ऑर्डर पास कर दिया गया मेंटेनेंस को देने के लिए। एक 1.5 साल का बच्चा, उसको 40,000 रुपये की क्या ज़रूरत है? वो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंटेनेंस उस वाइफ को भी दे रहे हो, क्योंकि वो लड़का ज़्यादा कमाता है इसलिए आपको मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। ये किस तरह से लॉजिक है? सही है, आप 1.5 साल के बच्चे का आप खर्चे निकलवाइए कि कितना खर्चा है। वो 1.5 साल से बढ़ के वो 4 साल का हो गया। 4 साल के बच्चे को अगर वो महिला जो है वो हॉस्टल में रखती है, हॉस्टल का फीस मैंने पता करवाया कि सतयुग दर्शन विद्यालय के हॉस्टल का फीस 4 साल के बच्चे के लिए वो 12,500 रुपये महीने का है। तो 40,000 रुपये मैं कैसे दे दूँ? किस ग्राउंड्स पे फादर को अपने खुद के बच्चे को नहीं मिलने देते? ये आप देखे होंगे उसमें तो आपको मैं बता दूं, अब मैं तो आपको मेरे ब्रदर से ज़्यादा हाईलाइट और भी बड़ा केस बताता हूँ। शिखर धवन जी के जो लड़का है, उस लड़के को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसकी वाइफ नहीं मिलने देती और कोर्ट जो है उनके बोलने के बावजूद भी वो नहीं देते। उनका एक वीडियो आया था, उस पर शिखर धवन जी बोल रहे थे कि मैं अपने बेटे से मीडिएशन के थ्रू बात करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो शायद सुन रहा है, तो वो ऐसा बताते हैं। आप देखो ये चाइल्ड एलियनेशन जो है वो किस तरह से कोर्ट कर रही है। क्यों हमारे देश के जो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट वो बने हुए हैं 1890 ईस्वी के, क्यों उसको चेंज नहीं किया जा रहा है? हमारे देश में ऐसे ऐसे न्यूज़ हैं। आपको कुछ आइडिया है कि 1890 में जो वो बना था वो क्यों बना था? 1890 में ऐसा कुछ होता होगा, तब तक तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं, मतलब वैसे आपने कुछ थियोरेटिकली कुछ चेक किया हो? नहीं, मतलब कि- उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता होगा, 1890 ईस्वी का अगर एक्ट अगर बना है तो कुछ सोच समझ के बना होगा या उनके पास कुछ फैक्ट्स होंगे। हाँ, क्योंकि वो तो चीजें अब वो applicable फैक्ट्स नहीं होंगी। वो एप्लीकेबल नहीं होंगी ना, तो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए लॉ। लेकिन हमारे देश में अभी आप देखे होंगे कि जो सीआरपीसी का जो सेक्शंस हैं उसको चेंज करके बीएनएस कर दिया गया। तो क्या बीएनएस में चेंज करने पे आप तो बहुत वाहवाही लूटे हुए हो पूरे की भाई हमने इतने सारे लॉज खत्म कर दिए, लेकिन बीएनएस आने के बाद भी आपने क्या 498A को चेंज किया? एज इट इज कॉपी पेस्ट, खाली सेक्शंस के नंबर चेंज हो गए। ये कॉपी पेस्ट जो है कि आपके पास डेटा नहीं था, क्यों चेंज नहीं किया गया? सीआरपीसी एक्ट जो है वो 1872 ईस्वी का था। 1872 की चीजें आज एप्लीकेबल होंगी क्या? आपने वही कॉपी पेस्ट कर दिया और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने बीएनएस लिया है, हमने बीएनएस लिया है। क्या बीएनएस लेके आए? क्या आपने लॉजिकली चेंज किया है डेटा के हिसाब से? आप वो प्रोड्यूस करो ना कि हमने ये चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा चेंज किए हैं, तब मैं समझूंगा कि आपने क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं। आप बस ये कॉपी पेस्ट कर दिए, सेक्शंस नंबर चेंज कर दिए और 498A को कुछ और सेक्शन बना दिए, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मेरे लिए तो वो लॉ चेंज नहीं है ना। बिल्कुल। 498A डाउरी हरासमेंट है ना? हाँ जी, वो आपके ऊपर भी डाला गया था। हाँ जी। तो आप उनसे कभी मिले ही नहीं हो, शादी के टाइम ही, और उसके बाद कभी आप मिले ही नहीं हो। आप दिल्ली में हो, वो बैंगलोर में थी। उसके बाद वो जब जहाँ भी चली गई,
तो क्या आप रिवर्स केस नहीं डाल सकते भी मेरे ऊपर क्यों गलत केस डाला इसने? डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है हम्म, वो आप रिवर्स नहीं डाल सकते हो, हम्म, क्योंकि आपके लिए वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है लॉ। वही आपकी डाउरी डिमांड। डाउरी 498A जो है डाउरी हरासमेंट, डाउरी एक लड़का मांगता है क्या, ये आपके पास नहीं, जेंडर न्यूट्रल रिवर्स नहीं। केस कैसे? इन द सेंस कि मेरे ऊपर गलत डाला गया है, फॉल्स फॉल्स केस केसेस, का। हाँ जी। फॉल्स केस के डालने के लिए वो आपके पास जुडिशरी आपको बतानी चाहिए। जुडिशरी आपके फॉल्स केस कब, आप मेरे हिसाब से फॉल्स है ना, जुडिशरी के हिसाब से फॉल्स हो जाए उसके बाद आप डाल सकते हो ना। अच्छा जी, पहले प्रूव जुडिशरी करना पड़ता पहले है। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि मतलब फॉल्स केसेस कैसे है, क्योंकि महिलाओं के पास ये राइट है कि वो बोल दें सिर्फ, आप तो उसके लेकिन ऊपर प्रूव कर राइट्स। सकते थे कि मैं तो बिल्कुल रहा ही नहीं, मेरे बात ही नहीं मेरे हुई कभी। मेरे भाई के पास सारे प्रूफ्स थे, उसके बाद कौन सी जुडिशरी सुन रही थी, उसके बाद भी कह रही है कि ऐसा तो होता है। रीता कौशिक कह रही है ये तो तुम्हारी वाइफ है, तो ऐसा तो होता रहता है, नॉर्मल सी बात है ये, हम्म, तो 3 करोड़ रुपए तुम दे दो। जब जुडिशरी का ये हाल है तो आपके पास एविडेंस होने का क्या फायदा है। ऐसे केसेस में ना जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो चालाकियां करते हैं कि ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो। अतुल जी के लॉयर ने उनको कुछ तो गाइड किया होगा कि ये चीज़ें ये करेगा दूसरा लॉयर, आप ऐसे बचा सकते हो अपने आप को। आप मुझे ये बता दो कि 498A और डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीज़ों के केस में अल्टीमेटली क्या होता है। ऑन टेबल पे आप बैठते हो और टेबल पे बैठ के पैसे की डिस्कशन होती है। तो हमारे केस में पैसे की डिस्कशन 3 करोड़ रुपए पे आ गई। केसेस तो चलते ही रहते हैं, एट लास्ट क्या होता है, एट लास्ट यही होता है ना कि आप सेटलमेंट पे आओगे एंड अमाउंट वो आपको डिसाइड करना है कि देना है या नहीं देना है। तो हमारे केस में जो रीता कौशिक है वो कह रही है 3 करोड़ रुपए तुम कमाते होगे इसलिए तुम दो। हम्म, मैं आपसे एक चीज़ अभी पूछती हूँ। देखो, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, जो आपके भैया के साथ हुआ। पर मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे पूछा था, मैं फिर से अब पूछना चाहती हूँ ये चीज़ कि क्या वो सेटलमेंट का पैसा देकर छुटकारा पाना एक बेटर ऑप्शन है, बजाय कि अपनी जान गंवाना और अपने और कोई नहीं तो अपने बूढ़े माँ बाप को दुख देना। आप समझ रहे हो? वो एक बहुत वीक सिचुएशन होती है और इतना इंटेलिजेंट इंसान जो मतलब जो टॉप एआई इंजीनियर्स में आते हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है वो, जिस तरह से अपना एक वीडियो बना रहे थे और जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये इंसान ये बना के वीडियो अब ये अपनी जान लेने वाले हैं। इतना इंटेलिजेंट इंसान, एक वही जो आपने बोला कि माँ-बाप ने जितनी शिद्दत से, मेहनत से पढ़ाया लिखाया, वो इतने अकेले पड़ गए थे कि उनकी इंटेलिजेंस उस पॉइंट पे बिल्कुल वीक पड़ी कि क एक स्किल्ड बंदा ना पैसा फिर कमा लेगा, पर वो जो जान उनकी गई, वो जो माँ-बाप ने इतने साल आपके ऊपर लगाया, इतने प्यार से पाला, 2 मिनट के लिए भी अगर वो थॉट शायद आ जाता उनको, तो शायद वो इतना बड़ा स्टेप ना लेते। मैडम मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हो कमज़ोर पड़ जाना और ये सारी चीज़ें, तो कमज़ोर नहीं पड़ रही, बोल रही मैं मैं। आपको ये बताऊं, आपने भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। भगत सिंह के फादर साहब भी जिंदा थे जिस टाइम पे उन्होंने फांसी लगा ली थी, तो उन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया था। तो मैं मानता हूँ कि मेरे भाई ने देश के लिए अपनी बलिदानी दी है, ठीक है, कि इस देश में शायद उसके बलिदानी के बाद कुछ चेंजेस आ जाए। जो इतने सारे जो मेरे भाई जैसे और भी भाई लोग जो इस केस में फंसे हुए हैं, उस केस में उनको कुछ राहत मिल जाए। शायद उसके जाने के बाद इस रूलिंग पार्टी को कुछ चीज़ें समझ में आए, तो शायद कुछ चेंजेस आ जाए। शायद इस जुडिशरी को कुछ शर्म आ जाए, तो वो शायद डिसीजन ठीक देने लग जाए। तो ये सारी पूरे चीज़ में इंसान को शायद है। शर्म नहीं आती, बात यही है। पता है, जुडिशरी को शर्म आना एक, मैं आई एम जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग। तभी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, बट मैं ये चीज़ मैं नहीं बोल रही कि कमज़ोर पड़ गए थे। कमज़ोर तो वो वीडियो में ही नहीं दिख रहे बिल्कुल भी कि ये, मैं तो ऐसे थी कि ये बंदा ये वीडियो बना रहे हैं और इसके बाद इनको पता ही है क्या करने वाले हैं, एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस। तो कमज़ोर तो वो नहीं थे, वो अकेले थे शायद। पर वो एक जो थॉट है ना पेरेंट्स का, मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी करने से पहले पेरेंट्स के बारे में एक बार सोचना चाहिए। अब उनके वो चीज़ करने से, उनके बलिदान से आपको, अब जब आप एक मूवमेंट में लगे हुए हो, आपको लग रहा है कि उनका वो जो बलिदान हुआ है उसका कुछ असर हो रहा है इन्हीं लोगों पे जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे और अब आप लड़ रहे हो।
मैडम अभी तो नहीं हो रहा है, मुझे जो लगता है कि अभी इन रिसेंट जो 4-5 महीने हुए हैं, उस 5 महीने में मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ असर पड़ रहा है। अभी तो मुझे लगता है जुडिशरी जो है, जिस हिसाब से डिसीजंस दे रही हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जुडिशरी के सबसे पहला जो काम होना चाहिए जुडिशरी में, वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, हाँ जी। वो कोर्ट रूम में लग जाना चाहिए। कुछ कोर्ट रूम्स में है अभी शायद, किसी कोर्ट कहीं रूम भी में नहीं नहीं है, है। पूरी कंट्री में कहीं नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उनके ऊपर डिसीजन होता है कि वो बंद करना है या नहीं करना है। किसी कोर्ट रूम में अगर है, मेरे भाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बंद करवा दिया गया था कि उनकी चीज़ें, मेरी भाई के केसेस में हियरिंग जो है वो बाहर ना जाए। क्यों ऐसा? जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप देखोगे मेरे भाई के केस में एक दादी को स्ट्रेंजर बता दिया जाता है कि दादी तो स्ट्रेंजर है उस बच्चे के लिए। तो ये चीज़ें पब्लिक को पता चली, वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर ने न्यूज़ रिपोर्टिंग करी, तो लोगों को पब्लिक में पता चला। तो आप ये समझो कि उस चीज़ को आप लाइव क्यों नहीं दिखा सकते हो? लाइव दिखाओ ना चीज़ों को, तो पता चले कि कितनी चीज़ें आप सही कर रहे हो और कितनी चीज़ें गलत कर रहे हो। वो जैसे इंटरनेशनली जॉनी डेप उनका हुआ था, बिल्कुल, है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उस चीज़ को इन्वॉल्व कर दो, आप ये समझो कि कोर्ट रूम में, जो जौनपुर जैसे कोर्ट रूम में, जो छोटे कोर्ट, जो जगहों के कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं दी जाती है। मेरे भाई के कहने पे, ये उनके ऊपर डिसीजन है, जो जज साहब हैं उनके ऊपर ये डिसीजन है कि आपको आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट होना है या नहीं होना है। ये उनके ऊपर राइट है, वो आपको देंगे या नहीं देंगे। जज के ऊपर क्यों राइट है? क्यों राइट है ये? एग्जैक्टली। अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो मेरे लिए ये राइट नहीं अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मैट्रिमोनी केसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ही नहीं पता कि मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, एग्जैक्टली। तो फिर आप जो है वो कैसे आप इस चीज़ को डिनाई कर सकते हो या एप्लीकेशन पे विचार नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि अगर वो लड़का आएगा तो फ्लाइट से आएगा, टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को। ऑटो रिक्शा या ओला कैब और उबर कैब करके आएगा, उसमें टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को। होटल में रहेगा, वहाँ से टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को। खाना खाएगा, वहाँ से मिलेंगे टैक्सेस गवर्नमेंट को। और आएगा तो जुडिशरी में 50 रुपये 500 रुपये जो अगले डेट मिलेंगे, वहाँ उनको पैसे मिलेंगे। तो ये सारा जो पैसा है वो कलेक्शन कैसे होगा? ये वन ऑफ द रीजन। दूसरा, आप डिजिटलाइजेशन के बारे में तो पूरे दुनिया भर में डंका पीटे हुए हो कि डिजिटलाइजेशन में यूपीआई पेमेंट तो हमने इंडिया में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं लोग। तो डिजिटलाइजेशन इतना ही अच्छा है तो कोर्ट रूम में भी कर दीजिए। क्यों कोर्ट रूम में नहीं गवर्नमेंट कर रही है इस चीज़ को? और क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ पे जुडिशरी के ऊपर में, ये जज साहब जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको नहीं मिलेगा राइट? ये ऐसा क्यों है? मैट्रिमोनी के केस में आप अपने लॉ में चेंजेस लेके आओ कि हर केस में अगर जिसको ज़रूरत होगी वो ये राइट अवेल कर सकता है। एग्जैक्टली। तो आप Right ये नहीं होनी डालो, चाहिए। ये क्यों नहीं डाल रहे हो आप? अब ये डलवाने के लिए मुझे लग रहा है जो आप सारी राइट्स जो आप डिमांड्स कर रहे हो जंतर मंतर पे, मुझे लग रहा है ये जो आप सॉल्यूशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला सॉल्यूशन अगर यही एक हो जाता है तो शायद वो सारी चीज़ें भी अपने आप सॉल्व आप होने लगेंगी। हरासमेंट नहीं कर सकते ना। आप सोचो कि बैंगलोर से वाराणसी आना, फ्लाइट से आना ठीक है। आप समझो बैंगलोर में अपने घर से एयरपोर्ट तक जाना इज़ अ बिग डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। उसके बाद यहाँ जौनपुर आने के लिए, आप समझो वाराणसी से जौनपुर आने के लिए आपके पास ट्रेन है जो 1 घंटे में पहुंचाएगी, 1-1.5 घंटे में, या फिर बस से आप आइए 1.5 घंटे में पहुंचाएगी या 2 घंटे में पहुंचाएगी। तो आप ये समझिए कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। ये भी हम बस, मतलब अगर आपके पास सब कुछ है, आप कहोगे ओला उबर करके आ जाओ, आप उसमें भी पैसे अच्छे खासे लगेंगे 1.5 घंटे अगर आपको ट्रैवल करना है उस जगह पे जाके। तो आप ये समझें कि किस तरह से चीज़ें जो है वो पूरा ये चेन बना हुआ है इस चीज़ में, कि इस चेन को तोड़ने के लिए क्या हो सकता है। इस चेन को तोड़ने के लिए सिर्फ अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आपको राइट दे दिया जाए तो ये चीज़ें टूट जाएगी। लेकिन इसमें बेनिफिट जो है वो सरकार का नहीं होगा, जुडिशरी का नहीं होगा, क्योंकि करप्शन लेना है। मैंने कहीं पे देखा था, आपने बताया था कि उनकी शादी हुई थी किसी वेबसाइट के थ्रू, हाँ जी। है ना? अब ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू मुझे मेरा एक लॉयर फ्रेंड है, वो मुझे बता रहा था कि आजकल लड़के भी कुछ ऐसी लड़कियों से शादी कर रहे हैं जो अर्न कर रही हैं, सो दैट लड़कों ने लोन्स ले रखे हैं, लड़कियां शादी के बाद उनके ईएमआई भर देंगी। ऐसा भी हो रहा है, देखो लड़कियों के साथ भी हो रहा है, ठीक है? तो अब आपके केस में आपको क्या कुछ रेड फ्लैग्स दिखे थे कि ये जो फॉर्मेट के थ्रू उनकी शादी हुई है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं इन वेबसाइट्स के थ्रू जो शादियां हो रही हैं, लोग गलत चीज़ें दिखाते हैं, अपने बारे में गलत बताते हैं, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद पता लगता है जाके कि असलियत कुछ और थी।
तो क्या आपको जो मैडम हैं उनसे रिलेटेड कुछ रेड फ्लैग्स शुरू में ही दिखे थे? शादी होने के बाद जो है वो सबसे पहला रेड फ्लैग हमें ये पता चला कि इनके ऊपर 8 लाख रुपए का लोन है, अच्छा जी, जो उन्होंने एजुकेशन पहले लोन, नहीं बताया था। एजुकेशन लोन, अच्छा। जो कि वो एमबीए पढ़ाई करते वक्त ली थी। तो एजुकेशन लोन के बारे में हमें बिल्कुल ही किसी ने नहीं बताया। जब वो शादी करने के बाद उनकी सैलरी से वो उन्होंने पैसे दिए तो हमें पता चला कि इनके ऊपर एजुकेशन लोन है। तो उनकी मदर जो है हमें कहती हैं कि हमने इसलिए नहीं बताया, हमें हमें इतने छोटे से लोन के लिए क्या ही बताना था आपको। 8 लाख रुपए उनके लिए छोटा सा लोन था, बिकॉज कि लड़का पैसा अच्छा कमाता था। और उसके बाद उसको कहती है कि आपके लिए तो ये चुटकियों भर का काम है पैसे सदा देना, 8 लाख रुपए आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है, आप चुटकियों में सदा दो उसको। तो आप ये समझो कि अगर डाउरी हरासमेंट का केस लग रहा है आपके ऊपर तो ये एविडेंसेस क्यों नहीं देखे जाते हैं। क्या उन्होंने दिए उनके लोन के पैसे फिर? मेरे भाई ने बोला कि ये अपना जो सैलरी कमाती है उससे देगी पैसे, मैं क्यों भरने जाऊँ। लेकिन वो भी 1 साल के अंदर में मतलब लोन चुकाया गया क्योंकि मेरे ब्रदर ने पैसे दिए थे इनको। मेरे ब्रदर ने इनके और इनके फैमिली को, मतलब सिर्फ इनकी फैमिली की बता रहा हूँ मैं आपको, 19 लाख रुपए ट्रांजेक्शन इनको दिया गया है, इनकी फैमिली और इनकी फैमिली के बिजनेस में। और ये सब इसको केसेस होने से पहले पहले ये सारी चीज़ें इन बिटवीन की बात बता रहा हूँ मैं, 2019 में शादी हुई थी और 2021 के बीच की बता रहा हूँ। 19 लाख रुपए हमारे पास बैंक ट्रांजेक्शन प्रूफ्स हैं। इसके अलावा इनको तो कितने दिए गए हैं, वो 26-27 लाख रुपए या उससे ज़्यादा ही दिया गया है इनको जो मतलब निकिता सिंघानिया को जो दिया गया है, वो निकिता सिंघानिया के अकाउंट में 26-27 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डाउरी हरासमेंट का केस हमारे ऊपर लगा हुआ है कि डाउरी हम मांग रहे थे इनसे, और वो भी 10 लाख रुपए के डाउरी मांग रहे थे। जो बंदा 19 लाख रुपए जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो उनके फैमिली के यहाँ किया हुआ है, और 10 लाख रुपए दहेज हम मांग रहे थे, ये कहा जा रहा है। तो ये चीज वो दिखा सकते थे कोर्ट में। तो कोर्ट क्यों नहीं मान रही थी? इसके बावजूद भी कोर्ट उस पर केस चला रही थी। 302 का मुकदमा लगाया गया था मेरे भाई के ऊपर, जो विड्रॉ कर दिया गया क्योंकि उनको लगा कि अब हम फंस जाएंगे। तो क्यों एक लड़के को फंसाकर आप उसके ऊपर केस चलवाते हो और उसके बाद विड्रॉ कर लेते हो, और आपके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो महिला है। क्योंकि आप कोर्ट का टाइम बर्बाद नहीं करते, लेकिन लड़के करते हैं। लड़के अगर फॉल्स केसेस डाल दें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर में आपको कुछ जुर्माना किया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। दैट इज़ राइट, जज के राइट होते हैं। लेकिन अगर लड़की ऐसा कर दे कि केसेस लगा दे फॉल्स केसेस और विड्रॉ कर ली जब उनको लगे कि नहीं ऐसा हो सकता है कि हम गलत चीज़ों पे आ जाए, तो वो विड्रॉ कर दे तो कोई बात नहीं है जी। तो ये दोहरा रवैया जो है जजेस का, जो दोहरा रवैया जुडिशरी का है, इसको रोकथाम करने के लिए सरकार क्या करेगी ये मुझे नहीं पता, या सरकार तो कुछ नहीं करेगी, मुझे लगता है प्रेसिडेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से तो जुडिशरी का खुद ही बहुत अच्छा रिश्ता नाता होना चाहिए। क्योंकि सरकार में जो महिला जो सांसद हैं उसमें से 148 महिला के ऊपर जो है वो केस चल रहे हैं। तो उनका जो है, ये रूलिंग पार्टी की बात बता रहा हूँ आप, और बाकी तो जितने मेल हैं उनके ऊपर भी सबके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो इनका और जुडिशरी का रिश्ता नाता तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट हैं शायद वो कुछ कर सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। क्या जो आपको हमें लगता पता है है प्रेसिडेंट सरकार से अलग है? प्रेसिडेंट ने अभी 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन जो भी हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि जुडिशियल डिक्टेटरशिप के ऊपर जो है वो अब चल रही हैं, तो जुडिशियल डिक्टेटरशिप के ऊपर उन्होंने प्रेसिडेंट को ये कह दिया था कि आपको 3 महीने के अंदर जो है आपको एसेंट देने पड़ेंगे आपके। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगी तो प्रेसिडेंट ने 17-18 क्वेश्चन किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, तो उसका जवाब क्या आया पता नहीं मुझे अभी तक। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सब कुछ कर सकती है। अगर मैं अभी आपको और भी चीज़ें बताऊं अगर, तो हमारे सीजेआई अभी रिसेंटली बने हैं जस्टिस BR गवई। उनकी बेटी 5 लोगों के ऊपर जो है अपने हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के ऊपर 498A और इन सारी चीज़ों की केसेस डाल रखी हैं 5 लोगों के खिलाफ। तो आप ये समझिए कि कितना सही होगा या कितना गलत होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन 5 लोगों के खिलाफ डाल रखी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये 498A और ये सब चीज़ों में, क्योंकि मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं इसमें, और मॉनिटरी बेनिफिट सबको सबसे अच्छा लगता है कि मॉनिटरी बेनिफिट हमें मिल जाए। तो जस्टिस BR गवई की बेटी ही जब ऐसा कर रही हैं तो बाकी लोगों का अब तो पता नहीं
क्या हो सकता है? आपने शादी के बाद का बताया है, ये जो 8 लाख का लोन है, क्या जब ये जो बातें चल रही थी जब वो मिले होंगे शायद, आपको आइडिया है कि जब वो मिले होंगे निकिता और आपके भैया, तो क्या उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे क्लिक नहीं किया? क्योंकि अम, जैसे ऐसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर कोई लड़का है, उसको मैं लेके जाती हूँ अपने घर पे, तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो चीज़ें मुझे नहीं दिखेंगी शायद वो मुझे बता देंगे कि ये ऐसा होगा। पता होता है लड़कों को आपस में, ऐसे ही लड़कियों को पता होता है। तो जैसे अगर मेरा ब्रदर है, वो अगर कोई अपनी फीमेल फ्रेंड से हमें मिलवाता है, तो मैं उसको जेन्युइन अपनी बता देती हूँ कि मुझे ऐसी लगी है वो, ऐसा है। मेरी मदर भी ऐसी हैं कि कोई फीमेल अगर हमारे घर पे मेरे ब्रदर की फ्रेंड या कज़न की फ्रेंड, तो शी विल हैव एन ओपिनियन, ठीक है? निकिता के बारे में क्या आपकी मदर का कुछ ओपिनियन था स्टार्टिंग से? मैडम मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे ब्रदर की इंगेजमेंट हुआ था, जब तब मैं बताता हूँ आपको, जब हमने इनकी फैमिली से जो मिले हैं हम लोग सिर्फ एक दिन ही मिले, मतलब 26 जनवरी 2019 को हमारी मुलाकात मेरे मेरे फादर और मेरी मदर, हम तीनों लोग मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ब्रदर जो है वो बैंगलोर से दिल्ली आया था, और मेरे फादर और मदर बिहार से दिल्ली आए थे। तो 26 जनवरी को हम देखने गए थे इनकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे देखने के बाद जो है, क्योंकि शादी.com से जो है आप सारी चीज़ें पहले ही फाइनलाइज कर रखे होते हो, लड़का और लड़की एक दूसरे से चैट करके या जो भी फ़ोन पे बातें करके वो आप लोग एक दूसरे को डिसाइड रखे होते हो। तो एक फैमिली के लिए, मतलब एक फादर और मदर के लिए सिर्फ इतना ही बच जाता है कि अगर तुमको ठीक लग रही है तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़कों के केस में शायद होता होगा, पर लड़कियों के केस में जहाँ तक मैंने अपने घर में देखा है कि जैसे मेरी कज़न्स की शादियाँ हुई हैं, तो जो पेरेंट्स थे, जैसे मेरी कज़न्स के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जाके लड़के की फैमिली के आस-पास के लोगों से बात की हैं, किस तरह के लोग हैं ये, और एक बैकग्राउंड ये चेक होता चीज़ें है। पहले होती थी, जो आप बता रहे हो, ये एक अभी भी बैकग्राउंड होती हैं। चेक होती हैं। ये बैकग्राउंड चेक अब बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया है, शादी.com और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तरह के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो कहते हैं कि भाई हम लोग एक दूसरे से कंपेटेबल अगर हैं देन इट्स ओके। तो 1-2 मीटिंग में या उसमें कैसे कंपैटिबिलिटी तो पता ये लगती है? कंपेटेबिलिटी जो है वो आजकल लोगों को हो गई है कि हो सकता है 2 महीने बात करके हो जाए या 1 महीने बात करके हो जाए, या मिले भी नहीं। मेरे केस में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ब्रदर ने मिला था, क्योंकि वो बैंगलोर रहते थे और ये लोग जौनपुर रहती थी, और ये पढ़ाई कहाँ करती थी पता नहीं, बनस्थली करती थी राजस्थान में शायद, वहाँ पे एमबीए एक किया है ना। हाँ जी, एक है वहाँ हाँ, वनस्थली। हाँ, तो उन्होंने वहीं से पढ़ाई करी है एमबीए की। तो ये लोग तो मिले भी नहीं है, सिर्फ ये फ़ोन पे बात करके ये सारी चीज़ें हुई। तो ये बैकग्राउंड चेक और ये सारी चीज़ें पहले के टाइम पे तो होते थे, लेकिन जो ये स्टार्टअप टाइप की जो कंपनियां, ये एक बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करते? हुँ। क्यों ये स्टार्टअप के नाम पे लोगों को धोखा जो इतने सारे हो रहे हैं, चाहे वो लड़के के पार्ट पे जैसे आप बता रहे हो, और जैसे लड़कियों के बारे में, क्योंकि लड़का तो अपना एक सैलरी दिखता है, ठीक है, वो सैलरी को वेरीफाई लड़की वाले ज़रूर करते हैं। और मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि मेरे भाई की सैलरी को सैलरी स्लिप मंगाया गया था, उसको चेक किया गया था, उनके जो कोई रिलेटिव रहते थे बैंगलोर, उन्होंने जाके पता करवाया गया था कि ये लड़का यहाँ काम करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें उनके पार्ट पे तो ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारे पार्ट पे एक लड़की को हमें पता करने के लिए कोई एक सोर्स भी होना चाहिए कि ये चीज़ें हो। रिलेटिव भी आपके वैसे होने चाहिए कि जो जौनपुर में, हमारे कोई रिलेटिव कोई जौनपुर में नहीं रहता है या आसपास भी नहीं रहते, कि बनारस रहते हो, कुछ रहते हो। तो ये एक बैकग्राउंड चेक कैसे आप करोगे जब तक आपके पास कुछ अवेलेबल ना हो? ये मैं आपसे तभी डिस्कस किया है सो दैट जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ये समझ लें कि सिर्फ लड़कियों की फैमिली को बैकग्राउंड चेक नहीं करना चाहिए, लड़कों की फैमिली को भी तरीके से बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़के वाले अगर बैकग्राउंड चेक भी कर लें, तो एक लड़के का सोच क्या होता है कि अगर लड़की ठीक है, उसके हिसाब से कंपेटेबल है, तो मुझे ठीक है, बाकी चीज़ों से मुझे लड़की वाले के घर वालों से क्या वही मतलब है? ना, लड़के फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं, बाद में पछताते हैं नहीं, फिर। नहीं, बाद में पछताती नहीं। आप समझो कि एक लड़की के मदर और फादर से हमें क्या मतलब होगा? मुझे क्या मतलब होगा? लेकिन मुझे नहीं अब ये लगता। देखो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, अब आप रियलाइज़ कर रहे हो क्या मतलब होगा? मतलब अब मुझे रियलाइज़ कर तब
मेरे भाई के साथ हो गई ये सारी चीज़ें और बाकी लोग जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं इस चीज़ों को। लेकिन आप ये रियलाइज़ करने के बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे मेरे साथ लोग जुड़ गए जिसमें मैं आपको बहुत सारे केसेस ऐसे बता सकता हूँ। 10-10 साल का रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, 10 साल के रिलेशनशिप के बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही है। इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे? आपको पता है इसके साथ तो बैकग्राउंड भी चेक हो गया। उस लड़की को 10 साल से आप जान भी रहे हो, इसके बाद बैकग्राउंड क्या चेक कर लोगे आप? और शादी के बाद वही सारी चीज़ें खराब हो जाती है और उसके बाद फिर वही सारे केसेस उसको झेलने पड़ रहे होते हैं। प्रॉब्लम यही है कि ना रिलेशनशिप और शादी एक जैसी चीज़ है नहीं। ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहले के टाइम में हमारे बड़े लोगों ने बनाई है ना, एक सिस्टम कि कुंडली मिलवानी है, बैकग्राउंड चेक करने हैं, बड़ों को इन्वॉल्व रखना है। मेरे भाई वो के सब केस जो में 32 गुण में से 30 गुण मिलते थे। वो कहते हैं ज़्यादा भी नहीं मिलने चाहिए। नहीं, 32 में से 32 नहीं मिलने चाहिए, लेकिन 32 में से 30 मिलते थे। तो मेरे फादर साहब बहुत पूजा पाठ वाले हैं, तो उन्होंने कुंडली भी मिलवाई थी। तो मतलब मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, तो मुझे तो भगवान पे भरोसा है कि मुझे इंसाफ यहाँ ना मिले, लेकिन ऊपर तो जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं जाके इंसाफ। तो नहीं, आप तरीके से यहाँ भी लगो। आपके साथ हम भी पॉडकास्ट भी तभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिम्मत जो आप लेके चल रहे हो, आप उसको लेके चलो। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं जुड़ने वाले हैं आपके साथ। तो अभी इसी जन्म में अभी लेना है, जल्दी लेना है, फास्ट ट्रैक कराना है, ऐसी बात नहीं है। अब मैडम, मेरे फास्टैग कराने से नहीं होता जब तक कोर्ट के आपको पता है कि क्या हाल है। 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। हमें 498A में अभी तक, मैं क्वेश्चन के लिए गया था, उस क्वेश्चन को कराने में मुझे 5 महीने लगे। उसमें क्वेश्चन भी नहीं हुई अभी। 5 महीने में भी अभी 498A में क्वेश्चन भी नहीं हुई है। अभी सिर्फ जो है वो हमें स्टे मिला है। और डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो अभी 5 महीने के बाद भी, मतलब ये तो चलते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लगाया जब से था भैया का, तब से हमारे ऊपर भी लगा रखा है। तो हम तो बेल ले रहे थे इलाहाबाद जौनपुर जाके। मेरे फादर, मैं और मेरी मदर, हम लोग सब कोई बेल पे बाहर है। आप ये समझो कि कोई गलती नहीं। मेरे फादर साहब सिर्फ 4 दिन मिले हैं उस लड़की से, मैं सिर्फ 2 दिन मिला हूँ लड़की से। मेरी मदर सिर्फ ज़्यादा इसलिए मिली है क्योंकि वो प्रेग्नेंट जब थी तब मेरी मदर उनको टेक केयर करने के लिए वहाँ गई थी, तो 2-3 महीने रही थी। आप ये समझो कि मेरे ऊपर 498A है सिर्फ 2 दिन मिलने का। ये मेरे लिए ये 2 दिन मिलना, और पता नहीं उसके बावजूद भी ये कानून बना हुआ है, तो उसके बावजूद भी मुझे जाके बेल लेना पड़ रहा है। ये तो हालत है जुडिशरी की और ये कानून की। मेरे फादर साहब एक सीनियर सिटीजन है, इसके बावजूद भी उनको दौड़ना पड़ रहा है आज के डेट में। इतने सारे वीडियोज, इतने सारे एविडेंसेस होने के बावजूद उस रीता कौशिक के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ आज। तो ये अगर सिस्टम है तो पता नहीं न्याय कब मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। तो जस्टिस इज ड्यू जो वर्ड है वो जस्टिस इज ड्यू ही रहेगा। हमें उसकी अस्थियां जो हैं वो गटर में ही फेंकनी पड़ेगी, या ये पता नहीं मुझे। इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद भी क्या सिंघानिया मैडम ने अभी तक केसेस ऐसे ही रखे हुए हैं? मैडम, अभी तो हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो ऑलरेडी हम वो क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। तो आगे जो एक्यूज था वो तो है ही नहीं, तो वो ऐसे ही है या नहीं है, ये तो एज इट इज़ ही चलता रहेगा जब तक। अब आगे क्या करना है वो हमारे ऊपर जब चीज़ें हट जाएंगी उसके बाद हम सारी चीज़ें आगे करेंगे लीगली। और वो हटने में आपको क्या लग रहा है, कितना टाइम लग जाएगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो वहीं से हमें मिलना है और उसमें इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, सुनवाई होती ही नहीं है। 5 महीने से तो हमारे एडवोकेट्स ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, बट अभी तक नहीं हुआ है कुछ भी। 5 महीने से मेरे ब्रदर की जो अवेटमेंट ऑफ सुसाइड का हमने केस डाला है, 5 महीने से हमारे ब्रदर की अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है? चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है हमारे केस में। तो जो आपके एडवोकेट हैं वो आपको गाइड क्या किस तरह से कर रहे हैं? वो क्या इन चीज़ों को फास्ट ट्रैक करवाना, ये एडवाइसेस तो सारे एडवोकेट्स ही देते हैं ना? जो भी अभी एडवाइस उन्होंने दे रहे हैं उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल तो जब तक हमारे ऊपर केसेस हैं तब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमें जब तक हमारे ऊपर से चीज़ें हट ना जाए फिर हम देखते हैं कि आगे शायद क्या वो करना। उसको हटने ही नहीं देंगे, सो दैट आप कुछ कर ही ना पाओ आगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि केसेस जो हैं वो हमारे पास लीगली सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तो हटने नहीं देने का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल सारे हैं। तो अगर इस चीज़ को भी अनदेखा करके अगर जुडिशरी अगर ऐसा काम करेगी तो एक बिग फ्लैग जो है हमें लेके बाहर ही उतरना पड़ेगा मैदान पे, तभी होगा कुछ। तो विकास जी, जैसे अभी आपने इतना कुछ देख लिया, अतुल जी के केस की वजह से बहुत सारे लड़कों का रिलेशनशिप, शादियों से विश्वास उठ चुका है।
काफ़ी लड़कों का मैं सुन रही हूँ, हमारे स्टूडियो में ही है कुछ, हम बातें करते हैं आपस में। तो आपके तो घर में ये केस हुआ है, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो क्या आपको शादी पे भरोसा है अभी? मुझे मुझे क्या, मेरे जैसे जितने मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, वो सारे के सारे लोग जो है वो इस बात में है कि उन्हें शादी नहीं करनी। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ इसके कॉन्स क्या हैं। प्रॉस तो कुछ है ही नहीं, कॉन्स क्या हैं यही मैं बताता हूँ। शादी प्रॉस, करने के कॉन्स? हाँ, सिर्फ शादी करने के कौन सी हैं, प्रॉस तो कुछ है ही नहीं है ना, मतलब सिर्फ कौन से हैं इसमें। तो प्रॉस और कॉन्स इसमें नहीं है, सिर्फ कौन से। तो मैं लोगों को सिर्फ ये बताता हूँ कि जो हमारे कानून हैं, क्योंकि मैं अब चीज़ों को पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि क्या लॉज हैं हमारे, क्या सिस्टम हमारा कैसा है, जुडिशरी हमारी कैसी है। जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो बर्थडे विशेस करते हैं पुराने जो लोग मर गए हैं उनके, लेकिन उनके ऊपर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, रिबन काटने जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कभी आके उन्होंने खुल के जवाब नहीं दिया है। एक सिर्फ दिनेश शर्मा जो बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर हैं, वो उन्होंने राज्यसभा में जाके एक उन्होंने बोला है, जिनके लिए मैं उनके घर पे भी गया था और उनसे बातचीत भी हुई है हमारी। लेकिन इनके अलावा कोई भी एक ऐसा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने कुछ बोला हो, कभी नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। लेकिन अगर यही चीज़ महिलाओं के ऊपर कुछ हो जाए तो पूरे पार्लियामेंट सेशन में सारी चीज़ें हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा केस होने के बावजूद, और इतने बड़े केस के बाद भी, इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आके ये चीज़ नहीं बोली। रीज़न मुझे लगता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर जब तक वो महिलाओं और बहनों से हटेंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं, जो महिलाएं और बहनों के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। आप ये समझो कि जितनी योजनाएं बनती हैं वो सब की सब महिलाओं के ऊपर बनती हैं। आपने कभी सुना है पुरुष योजना कुछ हो? महिलाएं योजना सब कुछ है। लाडली बहन योजना, महिलाओं के लिए यहाँ पे 2500 रुपये देना, दिल्ली में इलेक्शन जीतने गई हो 2500 रुपये पे जीते गए हैं। तो ये सारे जो पैसे दिए जाते हैं ये कहाँ से दिए जाते हैं? टैक्स पेयर के पैसे दिए जाते हैं। तो जो टैक्स पेयर हैं, अगर आप उसके ऊपर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन वही है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, 80% जो टैक्स पेयर हैं वो सारे के सारे मेन हैं। दूसरी बात बताता हूँ, मैं यहीं पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। पहले आपको, ठीक है। कि टॉप 25 कंपनी इंडिया की, जिसके एमडी MD और CEO जो हैं वो सारे के सारे मेन हैं। टॉप 25 कंपनीज ऑफ इंडिया, रिलायंस हो, SBI हो, ये सारे के सारे जितने MD और डायरेक्टर देखेंगे आप, इसके चेयरमैन, ये सारे के सारे मैन हैं। तो बिजनेस से लेके सैलरीड क्लास से लेके सब के सब 80% में तो सारे काउंट हो गए, लेकिन कंपनीज में स्पेसिफिकली मैंने आपको कर दिया कि 80% में से जो टॉप 25 कंपनीज के CEO और MD हैं वो सारे के सारे मेन हैं। तो हम मेहनत ज़्यादा करें, और क्यों मेहनत ज़्यादा करें? क्योंकि एल्यूमनी लड़कियों को देना है, अपनी वाइफ को देना है, और मेंटेनेंस के नाम पे पैसे देने हैं, घूस के नाम पे पैसे देने हैं, जुडिशरी में जो करप्शन हो रहे हैं उसमें लड़के को पैसे हरासमेंट किया जाता है। इसी पे मैं आपको इसी चीज़ का एक डिफरेंट एंगल बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने बोला 80% टैक्स पेयर्स मेन है और टॉप मैनेजमेंट में मेन है, ये ट्रू है। यही रीज़न है कि लाडली योजना, ये योजना लड़कियों को फिनेंशियली कुछ सपोर्ट करना, बिकॉज दे आर मैक्रो लेवल पे जब पॉलिसी बनती है, फिनेंशियली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे डोंट गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़, उनको वो बचपन से वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि इक्वलिटी नहीं है ना, फिर हाँ जी, इक्वलिटी नहीं है हाँ ना, जी। तो ये मानी क्यों नहीं है वो गवर्नमेंट अभी तक? बेस से ही इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वलिटी नहीं है ना, तो आप इक्वलिटी नहीं है तो उनको बनाइए, आप कैलिबर दीजिए ना उतना। एग्जैक्टली। दे डोंट हैव कैलिबर, नहीं दे ऐसा नहीं। डोंट हैव कैलिबर। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। मैं Please. आप गटर में उतरने में कोई भी महिला आती है क्या आगे? आप ये बताओ मुझे कि जो 100 मंजिलों का बिल्डिंग में सफाई करनी होती है उसमें कोई महिलाओं को देखिए लटकते हुए, जो बाहर से लटक के सफाई करते हुए, उसको देखे हो आप कभी? देखो, लेकिन लेबर जॉब एक अलग आप चीज है, आप फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है। और बता रहा हूँ, घर की बात बताता हूँ। सिलेंडर उठाते हुए कभी देखे महिला को? मैं उठाती हूँ। सिलेंडर उठा के ऊपर नीचे से ऊपर लेके मैंने फोर्थ उठाया फ्लोर हुआ है। साइड मैंने एक पूरी भरी मशीन होती है ना, वो जो मोटर वाली मशीन होती है, भारी मशीन, हाँ। वो उठा के चौथे फ्लोर पे सीढ़ी से लेके गई थी। मैं लेके गई, मैं आपको बताती हूँ। आपकी केस बता जब मैं most of महिला them- हूँ, मैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस बता रहा हूँ। 1% में अगर आप 0.1%, नॉट
1% भी, 0.1% में अगर आप आ रहे हो तो अलग बात है, लेकिन 99% केसेस में ऐसा है कि शादी होने के बाद या पहले भी जो भी है उसमें महिलाओं को ये चीज़ें नहीं की करवाई जाती है या नहीं करती हैं, वो स्पेसिफिकली उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इस चीज़ों से कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा? तो इक्वलिटी नहीं है ना, क्योंकि उनको वैसा बनाया नहीं गया। हाँ जी। क्यों? तो फिर आप इक्वल स्टेटस क्यों खोज रहे हो? लड़के ज़्यादा मेहनती होते हैं, लड़के ज़्यादा कैलिबर करते हैं, उनको वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आप मेरे भाई के केस में वो 34 ईयर्स के उसमें वर्ल्ड के टॉप 25 में आ सकता था, तो आप भी पढ़ाई करो, आप भी वैसी चीज़ें करो। क्यों आपको एल्यूमनी के नाम पे मिलना चाहिए पैसा? क्यों आपको मेंटेनेंस के नाम पे मिलना चाहिए पैसा? ना एग्जैक्टली, मेहनत तो उन्होंने की है, तो वो जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेहनत की बात कर रहे हैं ना, पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनने वाली है नागा रत्ना। पहली, कितने साल हो गए आज़ादी के हमारे, वो पहली बनने वाली है, बनी नहीं, बनने वाली है वो नागा रत्ना जी। देखो चेंजेस तो आ रहे हैं, और एक इक्वालिटी वाला जो आप बोल रहे हो ना कि इक्वालिटी नहीं है बेस से, अब आपको- पेरेंट्स दे रहे हैं लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटीज। पेरेंट्स कि ये दे रहे आगे हैं, बढ़- पेरेंट्स ये दे रहे हैं कि पैसा कैसे कमाना है, इजी पैसा जिसमें मेहनत नहीं करनी है लड़कों को, एल्यूमनी। वो आजकल की जो लड़कियां हैं, परसेंटेज होंगी, देखो मैं भी लड़की हूँ। कुछ परसेंटेज नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस जितने आप केसेस देख रहे हो उसमें आप 97% आपके पास डेटा अवेलेबल है। फॉल्स केसेस में सारे के सारे विक्टिम जो है वो मेन है, तो 95% जो है वो विक्टिम है, तो आप सिर्फ 5% में से हो, राइट ना। ये तो मैं accept 90, कर सकती हूँ। तो आप सिर्फ 5% में से हो, तो 95% जो है ना वो सब के केस में ऐसा ही है, इजी टू गेट मनी, दे डोंट वांट टू डू, मतलब वो वर्क करना नहीं चाह रही, और वर्क नहीं करने की वजह से वो सोच रही है कि इजी मनी कैसे मिलेगा, लाइफ स्टाइल उनको चाहिए वैसी जो लेविश हो एकदम, है ना। ओ मेरे को एक ना एग्जांपल याद आ गया इससे, कि मैं जब फिनेंस मिनिस्ट्री में थी तो मेरी एक कलीग ने मुझे बताया था, उसकी कोई फ्रेंड थी, तो वो कहती कि उस वो इतनी पढ़ी नहीं हुई थी वो लड़की, एक उसकी कोई फ्रेंड थी स्कूल टाइम की, उसने ना अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया लड़की ने कोई अच्छा सा। तो उस मेरी कलीग ने मुझे बताया, आपको पता है इसने कैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना? मैंने कहा कैसे? कहती एलिमनी से फंडिंग आई थी। तो ये होता ये है। दूसरा एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ कि आप ये बताओ मुझे कि कोई आपने ऐसा केस सुना है, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ, मतलब 90% में बता रहा हूँ, 10% में एक्सेप्शन मानता हूँ या उससे भी कम मानता हूँ, कोई लड़की को आपने ऐसा देखा है कि लड़की जो है वो अपने से कम कमाने वाले लड़के से शादी करी हो? आप सुने हो? ना एक केस लड़का जो है वो नहीं कमाने वाली लड़की से भी शादी करता है, लेकिन लड़का अगर नहीं कमाए और लड़की कमा रही हो, ऐसा कोई केस है जिसमें लड़का नहीं कमा रहा हो और लड़की कमा रही हो, उससे उसकी शादी करवाई गई हो आइदर पेरेंट्स के द्वारा या फिर वो खुद, अगर उसका रिलेशनशिप भी हुआ होगा ना, अगर उसको लड़की को दिख रहा होगा कि वो लड़का ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो वो अपने रिलेशनशिप को भी छोड़ सकती हैं, ऐसा भी ये हुआ केसेस है, है। मैंने किसी का देखा है ये। तो आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये देखो ना, अब कहाँ है ये चीज़ें? नहीं है। एक लड़का जो है वो अपने फैमिली चलाने के लिए किसी भी लेवल पे आके, रिक्शा चलाना होगा ना, चाहे वो पढ़ा लिखा होगा, वो रिक्शा चला के भी पैसा लाके अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए करता है। ट्रू। लेकिन लड़की के केस में ऐसा नहीं होता। जो कुछ 0.1% लड़कियां हैं जो मेहनत करने से नहीं डरती, वो शायद या तो स्ट्रक्चर ऐसा है सिस्टम का, वो कर नहीं पाती, या किसी वजह से वो उतना नहीं कर पाती जितना शायद एक लड़का कर लेता है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा सिक्योरिटी का पॉइंट एक रखना होता है कुछ कामों में। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं प्रयागराज गई थी किसी काम के लिए अपनी पीएचडी करते टाइम। वहाँ जब मैं स्टेशन से बाहर निकली तो एक लड़की रिक्शा चला रही थी, इलेक्ट्रिक रिक्शा। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था किसी लड़की को रिक्शा चलाते हुए देखा। तो मैं उन्हीं के रिक्शा में गई, मुझे फैसिनेशन हुई, मैं कहा लड़की चला रही है। वो अलग बात है, वो एक्सीडेंट करते करते उसने मुझे बचा दिया। पर मैंने उनसे पूछा आप ये कैसे चला रहे हो? तो उन्होंने बोला कि दीदी किसी के घर में काम करके उनकी गालियाँ सुनने से तो अच्छा है कि अपनी मेहनत कर लें ये वाली। तो मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही हैं? कहती सिक्योरिटी कंसर्न तो है हमें, क्योंकि हम लड़की हैं। पर कहती कि दिन में चलाते हैं जहाँ पे लोग होते हैं, और बस उतना खुश हैं जितना चल रहा है।
कुछ हैं जो मेहनत भी कर रही हैं। घर पे क्यों नहीं करती मेहनत? आप जो बता रहे हो इसमें, वो उन्होंने घर पे क्यों नहीं मेहनत किया? किसी के घर पे काम करके किसी के घर पे मतलब लड़के अपने एज हस्बैंड अ के घर मेड, पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अच्छा वो ओके बोल रही थी एज अ मेड किसी के घर पे ओके काम करना। ओके। कुछ रोल्स हैं, कुछ काम है जो लड़कियां ही करती हैं ज्यादा, हम्म। वो उस तरीके से। हाँ जी, तो वो कहती किसी के घर पे मेड बन के किसी से गालियां सुनना, वो काम से तो अच्छा है कि मैं मुझे अपनी लगता है शिक्षा आज के डेट में मेड को कोई गाली भी नहीं दे सकता है, अदरवाइज वो भी केस फॉल्स केसेस लगाने के लिए राइट है उनके पास भी। ST SC एक्ट जो है ना, उसमें आपको फंसाया जा सकता है, और ऐसा केसेस है, लॉट ऑफ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये भी फॉल्स केसेस में आते हैं। अच्छा जी। कि ST SC एक्ट का जो है वो सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल ये भी हो रहा है। ये पॉस्को एक्ट, SC ST एक्ट और ये मैरिज वाला जितने एक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फॉल्स केसेस के, ये सारे की कहानी है। पॉस्को एक्ट में तो ऐसा है कि अगर आपकी बेटी है, खुद की बेटी है, तो वो महिला जो उसकी माँ जो है वो कहेगी कि तुम्हारा इसका जो बाप है वो उसमें करने बच्चे के साथ ये दिक्कत करने की कोशिश कर रहा था, और सिर्फ बोल देने भर से ऐसा केस हो जाएगा, और आपके पास बेल का भी ग्रांट नहीं है कि बेल होगा आपके पास। पूरे लीगल सिस्टम का ओवरहॉल होना जरूरी है। आउटडेटेड लॉज जो हैं ये उनको अभी कुछ सही कुछ करना चीफ जरूरी है। जस्टिस ऑफ इंडिया जो जो रिटायर हो चुके हैं, वो आके ये सारी बातें करते हैं। क्यों अपने टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा उन लोगों से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं या जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्यों स्यू मोटो पावर इस्तेमाल नहीं किया जाता है आपका? बाकी चीज़ों में तो स्यू मोटो पावर आपके पास सारी चीज़ों में अवेलेबल है। तो ये जस्टिस रहते हुए या CGI रहते हुए कुछ काम ऐसा करके जाओ आप, जो मुझे लगता है कि बाहर आके जो चीज़ें कर रहे हो आप, वो चीज़ें पे जिस चीज़ पे बोल रहे हो। मेरे भाई के केस में चंद्रचूड़ जी ही आगे बोले थे कि पूरे फैमिली कोर्ट में हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, या ऐसा चीज़ नहीं है, या वो नहीं है। तो क्यों अपने टाइम पे इन्होंने वो अडल्टरी वाली जो चीज़ें करी कि ये खुद करके गए? देखो सही गलत ना सबको पता होता है, उनको अपने टाइम पे भी पता होगा, सब पता लेकिन था, लेकिन उनको करना नहीं थे। लेकिन बाहर आके अपना वो अपनी अपनी चीज़ें बतानी है कि भाई मैं भी ये चीज़ों में बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ होनी चाहिए। जो दूसरा CGI करेगा, दूसरा CGI भी वैसे ही है जो कुछ नहीं करेंगे। गवई जी के बारे में बताया मैंने आपके पॉडकास्ट। देखो कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो वहाँ रह के वो लोग चाह के भी कई बार नहीं कर सकते हैं, जो जिसको शायद एक क्रांतिकारी इंसान ही क्रॉस कर सकता है। हाँ, आपने जैसे खुद बोला वोट बैंक, मैं आपको ये जो जितनी भी हमने सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, वोट बैंक सोर्स, डेमोक्रेसी है हमारी, वोट बैंक तो वोट बैंक तो मैं रूलिंग वोट पार्टी के लिए बता सकते हो आप ना, वो ठीक होना लेकिन चाहिए, वोट बैंक, लेकिन जुडिशरी में क्योंकि वो कनेक्टेड है सर। क्योंकि जुडिशरी में क्यों ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है? क्यों उनमें अभी तक जो है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राइट क्यों नहीं दे सकते हो आप? क्यों बच्चे की राइट का विजिटेशन मांगने के लिए आप जो है उस चीज़ को वो कर देते हो? क्यों रजनीश वर्सेस नेहा में अगर लड़की गलत वो पिटीशन फाइल करती है तो क्यों एक्शंस नहीं होते हैं? क्यों लड़की अगर फॉल्स केसेस लगा के विड्रॉ कर लेती है तो क्यों उसके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जुडिशरी के ऊपर। क्यों ये चीज़ें उनके ऊपर नहीं लागू की जा सकती? क्यों रीता कौशिक अभी तक जो है वो जज बैठी हुई है और वहाँ कार्यरत है? क्यों यशवंत वर्मा अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स अभी तक किसी के पास नहीं है। और आप लड़ रहे हो और आंसर्स फाइंड करने की ट्राई कर रहे हो। राइट। आई होप ये चीज़ें ना जल्दी फास्ट ट्रैक हों, क्योंकि जेन्युइनली कंसर्न तो बहुत हैवी है। आप एक मैसेज जो यूथ को देना चाहोगे अपने थ्रू, गिवन जो सब आपने फेस किया है? मैं आपके पॉडकास्ट से सारे यूथ को ये सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ, और यूथ के साथ जो लड़के हैं वो लड़के की माँ को भी ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। माँ और फादर जो भी हैं उन सभी लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि लड़के की शादी ना करना बहुत अच्छा है। अगर लड़के की शादी कर रहे हैं आप, तो दूसरा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि लड़की की शादी आउट ऑफ इंडिया करो, जिसमें इंडिया के कोई कानून एप्लीकेबल नहीं होते। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो हमारे यहाँ कोई प्रीनप नाम का कोई एग्रीमेंट नहीं बनता, और कोई भी एग्रीमेंट आप करवा के साइन करवा के सोच रहे हो कि एग्रीमेंट पे साइन करवा लेंगे तो शायद कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो,
तो वो कोई भी चीज़ें एविडेंस के तौर पे नहीं ली जाती है। ये हमारे देश की जुडिशरी का रीजन है, ये कानून है। तीसरी चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डाउरी नहीं मांग रहे हो, तो अभी एक रिसेंट एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि अ, लड़की जो है वो अपने से ही कुछ सामान देती है और फ़ोटो खींच के और ये सारी चीज़ें करके कहती है कि ये इन्होंने डाउरी मांगा है, जबकि वो लड़का जो है वो कह रहा है कि मैंने कोई डाउरी नहीं मांगा। इनके लड़की वाले के घर वाले ही सारे सामान होने के बावजूद भी उस लड़की को उसके साथ दे रहे हैं और उसको फंसा रहे हैं इस केस में कि उन्होंने डाउरी मांगा है। तो इस तरह की चीज़ें आज के डेट में चल रही हैं। तो मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे कॉन्स को पता कर लें, प्रॉस तो है ही नहीं, कॉन्स को पता कर लें और कॉन्स को पता करने के बाद डिसीजन लें कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। मेरा मानना है कि शादी ना करना। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा वंश कैसे चलेगा और ये सारी चीज़ें, तो वंश चलाने के लिए आप फॉरेन की लड़की से शादी करो, फॉरेन में सेटल हो जाओ या फॉरेन की लड़की से शादी कर लो। आपको एक और भी केसेस बताता हूँ, मेरे भाई के बाद ही हुआ है इंडिया की एक। सारी लड़कियों का क्या होगा, हमारे जैसे भी हैं कुछ। जिस दिन मैरिज बॉयकॉट हो जाए इंडिया में ना, जिस दिन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, अगर आप मैं ब्रॉडर लेवल पे बताऊँ ना, तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैरिज होगी, मैरिज हॉल बुक होंगे, होटल्स बुक होंगे, जितने उसमें जितने तामझाम होते हैं उन सारी चीज़ों में सारे के टैक्सेस के पैसे लगते हैं और एक वंश बढ़ेगा तो उस वंश वो बढ़ने के लिए जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो सब एक जीडीपी का पार्ट है, सारी चीज़ों का कंजम्पशन है। ऑर्नामेंट्स खरीदे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर कपड़े खरीदे जाएंगे, ये सारी चीज़ों को अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिस वजह से ये कम हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये केसेस आ रहे हैं सामने, लोगों यूथ को पता चल रहा है कि इसमें फंसने के बाद क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर लड़कियों से शादी करनी है तो बाहर फॉरेन में जाके सेटल हो जाओ। अगर ये सोच रहे हो कि फॉरेन में पैसे नहीं है या कुछ ऐसा है, तो पैसे नहीं है तो फॉरेन की लड़कियों से शादी नहीं करो। अगर पैसे हैं तो इंडिया में शादी कर दो, तो वैसे ही कंगाल हो जाओगे क्योंकि एल्यूमनी और मेंटेनेंस के नाम पे पैसे देने पड़ेंगे आपको। थैंक यू सो मच विकास जी, आप आए, आपने कई सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी शेयर की हैं जो शायद मैं भी अवेयर नहीं थी कि दुनिया में ये सब हो रहा है। जेन्युइन कंसर्न है, आपके खुद के साथ ये चीज़ें हुई हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, और सारे देश ने देखा है क्या हुआ है। पर 0.01 कुछ हैं ढंग की लड़कियां भी। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप जनरलाइज, सारे लड़के बुरे नहीं हैं, सारी लड़कियां बुरी नहीं है, 0.1 को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। 0.1 से भी ज़्यादा होंगी शायद। नहीं, आप 1% मान लो, 5% हाँ। मान लो, क्योंकि 95% तो फॉल्स केसेस हैं, तो 5% मान लेता हूँ मैं। उन केसेस में फॉल्स केसेस हैं। तो 5% को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ दैट आइडेंटिफिकेशन? हाँ, थोड़ा सब्जेक्टिव सा टॉपिक है ये। ऑफ कोर्स, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जब 95% ऐसे चीज़ें हैं तो 5% को आपको उसी में लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आई होप आपको उन 5% में से ही कोई एक मिलेगी, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मैं वो 5% में खोजने भी जाऊंगा कभी। और मुझे इस चीज़ों पे तो बिलीव ही नहीं है किसी भी तरह कि ये कोई एक आज के डेट में कोई ऐसा, मैं तो अपने फादर मदर को देखता हूँ कि पापा कितना भी डांट देते हैं मदर को तो वो सह लेती हैं, कभी ऐसे रिवर्ट नहीं करती। आजकल तो मुझे लगता है कि आप कुछ बोल दो तब अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड जो है वो रूठ के बैठ जाएंगी, फिर लड़का 20 दिन तक मनाता रहेगा तो वो मानेंगी कि नहीं मानेंगी। और अगर शादीशुदा ज़िंदगी है तो कुछ बोलने से ही डर लग रहा होता है कि कुछ बोलें तो पता चले कि हमारे ऊपर फेक केसेस और फॉल्स केसेस ना डल जाएं। तो ये हालत हो गया। पर मैं आपको स्टिल एक होप के साथ गुड बाय कहना चाहूँगी, क्योंकि आप आई हैव सीन सम रियली गुड कपल्स। अभी रिसेंटली हमने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को होस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप, क्योंकि अभी आप इस केस में इतने इन्वॉल्व हो तो आपके पास बहुत सारे इसी तरह के केसेस भी आ रहे होंगे, तो एक माइंडसेट बन जाता है। पर आई थिंक एक आपको चेन्नई का केस बताता हूँ। एक चेन्नई के केस में जो लड़का है, वो लड़का जो है वो बिलीनियर है, मतलब उसकी 10 बिलियन डॉलर की कंपनी है, फॉरेन में कंपनी है, आईटी या जो भी चीज़ की कंपनी है।
उसकी शादी अभी चेन्नई की लड़की से हुई है जिसका एक 8 साल का बच्चा भी है। वो लड़की 3 जगह फॉरेन में केस डाली और तीनों जगह हार गई। यही डिवोर्स का केस डाला था और तीनों जगह वो 490 ये सारी चीज़ें। वो लड़की इंडिया आई, अपने हस्बैंड को इंडिया बुलाया गया। इंडिया बुलाया इसलिए गया था कि केस हम कुछ सेटल करना चाहते हैं, इस वजह से उसे इंडिया में बुलाया गया और इंडिया में आने के बाद उसके ऊपर केस डाल दिया गया ये सारे के सारे। क्यों इंडिया बुलाया गया था? क्योंकि जुरिसडिक्शन नहीं बनना था। उस जुरिसडिक्शन को बनाने के लिए उसे इंडिया बुलाया गया और उसके बाद केस डाल दिए गए और उसके बाद वो केसेस फाइट कर रहे हैं। आप ये समझो 3 जगह जो फॉरेन में, तो एक लड़की को क्या चाहिए मुझे नहीं पता। 8 साल मेरे भाई के केस में आप समझोगे कि तो एक अननेचुरल सेक्स 377 जिसमें एक मतलब मैं ये कहना, मेरे भाई ने भी बताया कि वो बच्चा है एक उसका, तो कैसे आप 377 लगा सकते हो? तो वो एक 8 साल का एक बच्चा है। आप समझो कि इतना अगर हेल्दी लाइफ है उसका एक मल्टी बिलियनियर लड़का है, उसके साथ शादी हुई है आपकी, इसके बावजूद भी आप खुश नहीं हो। पैसा एक बहुत बड़ा चीज़ है तो उसको आप एल्यूमिनी के तौर पे आप मांग रहे हो। एक्स डीजीपी पावरफुल लोग, उनको मार दिया जा रहा है। तो क्या चाहिए पता नहीं मुझे। और आप जो कह रहे हो कि कुछ लड़कियां ठीक हैं, तो उस लड़कियों को फाइंड आउट करने का कोई वे आउट है नहीं किसी के पास कि जो वे आउट कर सकता है। तो मेरा सभी यूथ से, जैसे आपने पूछा है, तो मैं वही एक यूथ बहुत को अच्छा बता रहा वे हूँ। आउट पुराने लोगों का मैं आपको बताऊं। हाँ जी बताइए। बहुत लोग बोलते हैं कि एक लड़की को पहचानने के लिए आप उसकी मदर को पहचानो, कि वो मदर कैसी लेडी है। बहुत अच्छा वे आउट है ये, जेन्युइनली सच होता है मोस्ट केसेस में। ये एक वे आउट मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन शादी.com पे कैसे पहचानोगे वही आप? तो बात है ना, शादी.com ये प्लेटफॉर्म्स ये सब गलत, फ्रॉड तो बहुत हो रहे हैं। फिर इस चीज़ को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ क्यों जी, नहीं बैन किया जा रहा है इसको? कुछ रेगुलेशन ये सब वेबसाइट्स पे क्यों होनी बैन नहीं चाहिए। किया जा रहा है? हाँ क्यों? जी। क्योंकि टैक्स के पैसे वसूल रहे हैं। और आप समझो ये आप प्रोफाइल बनाओगे तो उसके पैसे मिलेंगे, उस पैसे में से जीएसटी जाना है, फिर उधर जो इनकम होगा उस पर इनकम टैक्स भी जाना है। तो पूरा नेक्सस बना हुआ है। इस नेक्सस को तोड़ना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये नेक्सस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम है, मुझे लगता है कुछ सालों की बात है जहाँ पे ये नेक्सस भी ब्रेकआउट होगा, लोग उतरेंगे और फिर पता चलेगा इस जुडिशियरी को भी और इस कानून बनाने वाले लोगों को भी। तो मैं उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये दिन कब आएगा। इन बिटवीन जो है वो मेरे जो टास्क हैं वो मैं पूरा कर रहा हूँ। तो अभी जैसे आपके पास ना अब लोग भी काफ़ी सारे केसेस भेजते होंगे इस तरह के, तो आपका ज़्यादा अटेंशन इन्हीं केसेस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करता होगा। तो आपको लगता है कि लड़कों को उन लड़कियों से अब शादी कर लेनी चाहिए जो जिनको आइडिया ही नहीं होता इन चीज़ों का? जैसे बोलते हैं गाँव की लड़की से शादी कर लो। मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में कोई गांव की लड़की नहीं रह गई। उनके पास मोबाइल जो है वो आज के डेट में डिजिटलाइजेशन मोदी जी ने किया है ना, तो डिजिटलाइजेशन की वजह से सारे गांव के पास भी जो है वो एक मोबाइल है जिसमें जो है वो रील्स प्ले करती हैं। तो रील्स प्ले करने की वजह से उनको सारी चीज़ों का आइडिया है। तो अभी एक रिसेंटली आपको मैं केस बताता हूँ। आप जो गांव की लड़की बता रहे हो, इस गांव की लड़की के ऊपर ही बता रहा हूँ। एक गांव की महिला जो है वो अपने हस्बैंड को मार देती हैं सिर्फ 15,000 रुपये के लिए, हुँ। क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो 15,000 रुपये दिया था। 15,000 रुपये दे के उस अपने हस्बैंड को उसने मार दिया। तो 15,000 रुपये के लिए एक अपने हस्बैंड को मार दिया जा सकता है, तो और कितनी गांव की महिला आपको चाहिए जो एक हस्बैंड को नहीं मारेगी? 15,000 रुपये के लिए मार सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे ही केस में आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ऐसा है जिसमें मारा तो नहीं गया है, लेकिन फाइनेंशियली कैसे किसी को एक्सटॉर्शन किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। और कैसे-कैसे लोग इसमें फँसे हुए हैं वो मैं बताता हूँ। एक मेरे ही जानने वाले बहुत अच्छे हमारे क्लोज़ फ्रेंड हैं और एक वो फ्रेंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ़िसर हैं। गवर्नमेंट ऑफ़िसर के बेटे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो गवर्नमेंट ऑफ़िसर की जो लड़का है, वो लड़के की शादी फ़िक्स हो गई थी लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में। सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई थी। जो लड़की थी वो 2 बहनें थी और 2 बहनें के जो फ़ादर थे वो बीएसएफ में कुछ हैं। तो जो बड़ी वाली लड़की थी उससे उनकी शादी फाइनलाइज़ हो गई। छोटी वाली लड़की ने जो है वो उसके होने वाले हस्बैंड को, जो बड़ी वाली बहन के होने वाले हस्बैंड को मैसेज करती हैं
कि मुझे आपको कुछ बताना है अपनी बहन के बारे में, तो आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो आप मेरे से आके मिलो, मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि मैं अपनी बहन के बारे में कि वो कितनी गलत है। तो वो जाता है, क्योंकि उसके करियर की बातें हैं, पूरे लाइफ की बातें, करियर की नहीं, पूरे लाइफ की बात है। तो लोग कोई भी लड़का जाएगा कि ऐसा कुछ बता रही है उसकी बहन खुद ही, तो कोई भी जाएगा। वो गया, उसको पता नहीं उसने क्या पिलाया नहीं पिलाया, खुद ही अपने मोबाइल से रूम बुक किए, वहाँ जाके कंसेंसुअल सेक्स किया गया। उसके बाद बाहर आया गया, फिर उसको ले जाया गया मंदिर ले जाके माला डाल दिए गए और फ़ोटो क्लिक करके उसको भेज दिया गया घर। अब आप समझो कि घर जाने के बाद उसको ये सारी चीज़ों का वीडियो, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें भेज दिया गया और बोल दिया गया कि तुम्हारे ऊपर मैं केस कर रही हूँ, और उसके ऊपर केस डाल दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, जिससे शादी होने वाली, आप समझो सारी चीज़ें, बैंक्वेट सब कुछ बुक हो गया था। तो बड़ी बहन के साथ बड़ी शादी बहन के की लिए। शादी, और फिर बड़ी वाली बहन ने भी केस कर दिया इसके ऊपर कि हमारे साथ ये धोखा हुआ, ये ऐसे किया, वैसे किया, ये वो। उससे केस से निपटने के लिए जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, जो लड़का था वो लड़का कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो उसके घर भी उसके कंपनी में भी पुलिस गई। तो समझो लड़के को क्या किया गया, उसको निकाल दिया गया एट ए टाइम, इमीडिएट उसको निकाल दिया गया। अब लड़का जो है वो जॉबलेस है ना। तो आप समझो जो फादर थे, वो फादर जो है उस केस को सेटल करने के लिए उन लड़की वालों को 15-20 लाख रुपए जो है उनके खर्च हुए हैं वो केस सेटल करने के लिए, जबकि लड़की की कोई गलती नहीं थी। इसके बावजूद भी उनके 15 से 20 लाख रुपए दिए गए। ये होने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इन टाइप की लड़कियों से हटके, उनके कोई जानने वाले ने बताया होगा, कोई लड़की है, वो लड़की जो है वो उसके हस्बैंड जो है वो पहले से एक बार एक्सपायर कर चुके हैं, विडो दोबारा विडो, तो सेकंड मैरिज उनके लिए है ये। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, सेकंड मैरिज होगा तो, और जो हस्बैंड था वो क्यों मरा गया था, वो कुछ बीमारी की वजह से मर गया था, इस वजह से वो विडो थी। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो ठीक होगी कम से कम, क्योंकि विडो है तो और कोई ऑप्शन नहीं होगा शायद, इस वजह से हम इसकी शादी करवा देते हैं। तो दोबारा उन्होंने विडो से शादी करवाई। विडो से शादी होके आने के बाद 2 दिन के बाद ही, जबकि उनके दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, ना वो करने दे रही थी ना कुछ भी, उसने क्या किया, 2 दिन के बाद ही सारे जो जेवर वेवर चढ़ाए गए थे लड़के की तरफ से, वो सारा लेके चली गई अपने घर। और उसका भाई और उसके जो फादर हैं, वो लोग मिलके अब धमकी दे रहे हैं कि हम लोग आपके ऊपर केस करेंगे, फॉल्स केसेस। तो ये फॉल्स केसेस का जो ट्रेंड बना हुआ है, इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये कानून है वो है, जो जेंडर बायस्ड है। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो मुझे लगता है कि अगर ये जेंडर बायस्ड लॉ चेंज हो जाए और जुडिशरी में ये करप्शन वाली जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि सारा मुद्दा ख़त्म हो जाए, ये एल्यूमिनी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। अगर डाउरी ख़त्म हो गया है, डाउरी के ऊपर केसेस आप लॉज बने हुए हैं, तो एल्यूमिनी भी ख़त्म होना चाहिए। एल्यूमिनी भी, जब इक्वलिटी आप ढिंडोरा पीट रहे हो ना, इक्वलिटी है, तो लड़कियां भी कमाएं और खाएं और सारी चीज़ें। लड़के भी अलग होके जब कमा के खा सकते हैं, तो लड़कियां भी कमा के खा सकती हैं। तो एल्यूमिनी ख़त्म हो जाए और ये जेंडर बायस्ड लॉ जो है वो जब तक वो चेंज हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। अगर लड़की को दिक्कत है अपने बेटे को पालने में या बेटी को पालने में, जो मेंटेनेंस डिमांड किया जा रहा है, वो अपने हस्बैंड को दे दे, वो अपने हस्बैंड को दे दे, क्योंकि वो बच्चे के थ्रू एक्सटॉर्शन कर रही है। जैसे मेरे भाई के केस में भी ये हुआ था, वो बच्चे के थ्रू जो है वो एक्सटॉर्शन कर रही है। ये पैसों का एक्सटॉर्शन है। 40,000 रुपये किसी एक बच्चे को नहीं लगता है। 40,000 रुपये इस देश में पर कैपिटा इनकम पता है आपको कितना है? पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पर्सन 15,000 रुपये पर मंथ। और वो जुडिशरी जो है वो 40,000 रुपये एक 1.5 साल के बच्चे को अलॉट कर रही है। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड? प्राइमरी बच्चे का बोलते हैं कि केयर ज़्यादा अच्छी मदर करती हैं, शायद वो रीज़न है कि बच्चा मदर के पास रहता है। केयर की बात कर रहे हो मैम आप। केयर तो ऐसा है कि अब मेरे केस में अगर आप देखोगे तो 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में डाल के रखी हुई है।
सतयुग दर्शन विद्यालय जो फरीदाबाद का स्कूल है उसमें एक 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में डाल रखी, तो वो केयर कैसे हो गया? दूसरी बात बताता हूँ, अगर इतनी केयर की बात है तो वो मदर ऐसी थी कि अपनी ही बच्चे को वो दूध जो पिलाना होता है वो दूध पिलाने के लिए वो पहले मशीन से यूज़ करके पहले दूध निकाल के उसको रख देती थी, और कल होके जो वहाँ पे काम करने वाली आंटी आती थी वो आंटी जो है उनको दूध पिलाती थी, वो अपने ही बेटे को दूध नहीं पिलाती थी। आप ये समझो कि इस तरह की तो मदर हो गई हैं हमारे इंडिया में आजकल, जो अपने आप को दिखाती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ। वो आप समझिए कि क्या हाल हो गए। आप ये समझिए कि जो अब मैं गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ कई बार, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे मतलब लंच के बाद जो है मैं टहलने के लिए निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि चाय की दुकान पे चाय और सुट्टा तो एकदम नॉर्मल है लड़कियों के लिए पीना। आजकल तो ये मॉडर्नाइजेशन जिस तरह से चीज़ें हो गई हैं, आप बच्चे के ऊपर बात आई तो 4 साल के बच्चे को खुद की माँ जो है जो पेट से जन्म लिया है जिन्होंने, वो काट के फेंक रही हैं। कितने सारे केसेस हैं, 4 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, जिसको माँ मार के फेंक दे रही है। तो ये जो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में लिखा हुआ है कि मदर अच्छा केयर कर देती हैं, तो क्यों एक लड़का जो एक एग्जांपल और पूछना चाहता हूँ कि अगर महिला मर गई और उस बाप का एक बेटा होता है, तो क्या वो बेटा उस बच्चे को नहीं पालता है या उस बेटी को नहीं पालता है? बिल्कुल पालता है ना, चाहे वो किसी भी तरह से मर गई हो या उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मरी हो या जैसे भी मरी। तो क्या उस बच्चे अपने बेटे को नहीं पालता है लड़का, या लड़का मार के फेंक देता है? कभी आपने सुना कि एक बाप जो है बेटे को मार के फेंक दिया हो? नहीं, बिल्कुल पालता है। मेरे घर में एक मेरा कज़न है, वो सिंगल फादर है, उसने बहुत अच्छे से अपने बेटे को बड़ा किया है। तो फिर ये चीज़ें कहाँ हैं? ये सिर्फ हमने सुनी हुई बातें हैं और सुनी हुई चीज़ें हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक बाप जो है अपने बेटी को या बेटे को मार के फेंक दिया। लेकिन मदर के केस में हमने ये देखा भी है, सुना भी है और न्यूज़ भी देख रहे हैं कि 4 साल के बच्चे को मार के फेंक दिया गया, 10 साल के बच्चे को मार के फेंक दिया गया। मैं ना खुद लड़की हूँ और इतना मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मिलने के बाद आपने पॉडकास्ट से पहले भी मेरे साथ कई सारी चीज़ें ऐसी शेयर की हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा फ़ील हो रहा है कि गलत कर रही हैं लड़कियाँ। थोड़ा बुरा नहीं होना चाहिए मैडम, मुझे तो लगता है बहुत कि बुरा फ़ील हो रहा है, इस तभी चीज़ को पॉडकास्ट हो रहा है। देखने के बाद सभी लोग इस चीज़ की जेन्युइननेस चेक कर सकते हैं, मेरे सारे फैक्ट्स चेक कर सकते हैं कि मैं कोई अपनी से सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ये सारे के सारे फैक्ट्स अवेलेबल पब्लिक डोमेन में, तो पब्लिक डोमेन में जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे भाई के केस के बाद इतने सारे केसेस जो आ गए हैं, वो सारे के सारे लोग देख रहे हैं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हों या मेरे पॉडकास्ट जो और भी जगह जहाँ मैंने किए उनके माध्यम से जानने हो। तो मेरा मानना ये है कि इस जागरूकता को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग खुद फैला सको, वो हमारे लिए एक तरीके की जीत है कि शायद हम बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर या जो भी चीज़ें हैं कि एटलीस्ट हमारे राइट को प्रोटेक्ट करो। हमारे पास भी एक राइट होना चाहिए जो हमारे पास बिल्कुल ही राइट नहीं है, उस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। आई होप हमारा पॉडकास्ट आपकी इस बड़ी मूवमेंट का एक छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट पार्ट प्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।